बजट मेगा कवरेज का यूट्यूब पर दबदबा। बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने कॉम्पिटिटर से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस जो कि आज मेगा जायंट है आईटी का, लेकिन एक समय पे जब इन्फोसिस का आईपीओ आया था आज से 29 साल पहले, तब वो अंडर सब्सक्राइब हुआ था। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उस समय पर ये है कमाई का अड्डा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। आखिरी 1.5 घंटे की कमाई के अड्डे की तैयारी यहां पर होगी। कहां पर है एक्शन, उसी पर रहेंगी नजरें, लेकिन पहले हेडलाइंस। एक्सपायरी के दिन बाजार में मजबूती। निफ्टी अब भी 18,000 को कर रहा है होल्ड, लेकिन निचले स्तरों से संभलने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। मिड कैप में आज भी आउट परफॉर्मेंस। बाजार में आज फिर टेक्नोलॉजी शेयरों का जलवा। मई 2022 के ऊपरी स्तरों से के पार निकला निफ्टी आईटी इंडेक्स। टेक महिंद्रा, LTI माइंडट्री, LTTS, एम्फोसिस जैसे स्टॉक्स में 4% से ज्यादा की तेजी। दूसरे सेक्टर्स में मेटल, फार्मा में भी खरीदारी। नेस्ले के चौथी तिमाही में शानदार नतीजे। 10 सालों की सबसे बड़ी ग्रोथ। मुनाफे में 65% का उछाल। मार्जिन में निकले अच्छे। शेयर करीब 2.5% ऊपर। और अच्छे नतीजों के दम पर PI इंडस्ट्रीज में लगातार दूसरे दिन तेजी। आज करीब 7% भागा स्टॉक। नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्रेट, मंगलम ऑर्गेनिक जैसे दूसरे केमिकल शेयरों में भी जोश। डिफेंस शेयरों में आज विस्फोटक तेजी का दिन। भारत डायनामिक्स 10% ऊपर। HAL, एस्ट्रा माइक्रो, मजदा डॉक और BEL में भी जोश। और 3,240 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील के बाद 4% से ज्यादा टूटा इंटरग्लोब एविएशन का शेयर। करीब 4.5% इक्विटी के कई बड़े सौदे। प्रमोटर शोभा गंगवाल ने कंपनी में बेची हिस्सेदारी। चलिए, थर्सडे का दिन, वीकली एक्सपायरी, और कल ऐसा लग रहा था कि एक्सपायरी थी। आज के बजाय आज मार्केट थोड़ा सा फ्लैटिश नोट पर काम कर रहा है, एक बार गैप अप के बाद, खासतौर से बैंक निफ्टी। हालांकि निफ्टी अभी भी 18,000 के ऊपर, जैसा हमने हेडलाइन में डिस्कस किया था। और आईटी और रिलायंस, ये वो कॉम्बिनेशन जो लगातार मार्केट को हेल्प कर रहा है। आज भी इसी कॉम्बिनेशन ने फिर बागडोर संभाली। खासतौर से आईटी, ज़बरदस्त तेज़ी आईटी इंडेक्स में। और अगर आपने पिछले 2 महीने में वो आईटी ETF बनाया या आईटी की बास्केट बनाई, तो ज़बरदस्त मुनाफा मार्केट ने आपको कमा के दिया होगा। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में आज ज़बरदस्त तेज़ी है। ये एक चीज़ है जो मार्केट की आज की तेज़ी को शायद लोगों को के लिए अच्छा बना रही है, क्योंकि कल इतना पार्टिसिपेशन नहीं था मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा पार्टिसिपेशन है, लेकिन बैंक निफ्टी आज भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। हर्षिता, वीरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली यहाँ पर इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज थोड़ा सा बेहतर है। कल लास्ट हाफ आवर में जाकर, क्योंकि मिड कैप्स ने कैचअप किया था, स्थिति बेहतर रही, लेकिन आज सुबह से ही वो रुझान तेजी का। अनुज, लेकिन आज हमने एक चीज नोटिस की है। कल हम 18,000 की बात कर रहे थे, और जो कॉन्फिडेंस देखने को मिला है 18,100 पर, क्या ऐसे लोग खड़े हैं जो मार्केट में बड़े पैमाने पर मुनाफा वसूली करने की फिराक में थे? क्योंकि वही हुआ है, 18,134 पर पहुंचे, टिकने की कोशिश की, नहीं वो हो नहीं पाया। बिल्कुल, एक्चुअली मैं हर्षिता, जो मेरा सुबह का स्ट्रैटेजी थी, मैं उसको एज इट इज रिपीट कर रहा हूँ आज, जस्ट टू शो कि मार्केट में इस समय माहौल क्या है। क्योंकि निफ्टी जो है वो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, लेकिन आज अगर आपने मार्केट को चेस किया है तो आज मार्केट ने आपको एक्चुअली पनिश किया है। कल बाय ऑन डिप्स काम किया था। कल इनफैक्ट एट एनी पॉइंट आपने बाय किया, आपको पैसा मिला होगा। आज वो ऐसा नहीं था। एक अप्रोच ये है मार्केट में कि अगर आप लॉन्ग हैं तो पोजिशनल लॉन्ग पर 50 डे मूविंग एवरेज 17,935 उसका स्टॉप लॉस रखें, लेकिन बाय जोन गैप अप के बाद नहीं है। बाय जोन है 17,950 से 17,975, और स्टॉप लॉस है आपका जो सैक्रोसैंक्ट स्टॉप लॉस है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 17,871। आज सुबह हम 2-3 लेवल हमने सजेस्ट किए थे मुनाफा वसूले के। 18,118 की
इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है 18,118। और देखिए ये सब लेवल्स जो हैं आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं। आप अगर एक निफ्टी का चार्ट बनाएंगे तो वो जो बड़ी वाली डिक्लाइन आई थी जनवरी में, उससे पहले जो क्लोजिंग हाई था निफ्टी का वो 18,118 था। इसलिए आज मैंने सुबह कहा था कि 18,118 में आप सेल करिए और 18,100 से 18,130 के जोन में फ्रेश शॉट भी लीजिए और उसमें इंटरडे स्टॉप लॉस लगा दीजिए 18,150 का। मेरे ख्याल से अभी के लिए एक्सपायरी रिलेटेड ट्रेड शायद प्ले हो चुकी है। 3 बजे एक मूव आएगा या नहीं, मुझे लग रहा है आज ऑप्शन राइटर की, टिपिकल ऑप्शन राइटर की मार्केट है जिसमें उन्होंने दोनों तरफ पैसा बनाया होगा, पुट्स बेचकर भी और कॉल्स बेचकर भी। एक एग्जांपल दे देता हूँ, बैंक निफ्टी की फॉर एग्जांपल 2 ऑप्शंस लेकर आइए, एक 42,000 की कॉल और एक 41,500 का पुट। ये लगातार एक इस रेंज में बैंक निफ्टी रहा है। इसी रेंज में बैंक निफ्टी की दोनों मूविंग एवरेजेस भी प्लेस्ड हैं, 20 डे मूविंग एवरेज भी और 50 डे मूविंग एवरेजेस भी। ये देखिए ये 42,000 की कॉल है, प्रीमियम रहेगा सिर्फ 14 रुपये यहाँ पर आज तक, सिर्फ 14 रुपये, और जबकि हम 41,750 पर हैं। और यही आप देखेंगे 41,500 की पुट में यहाँ प्रीमियम रह गया सिर्फ 9 रुपये। और दोनों का डिक्लाइन देखिए आप प्रीमियम का कितना ज़बरदस्त है। 70% कॉल का प्रीमियम गिरा है, 84% पुट का प्रीमियम गिरा है। क्लासिकल ऑप्शन राइटर्स मार्केट मूव जो आना था वो वेडनेसडे को ही आ गया। D-1 को इसीलिए हम इतनी सिग्निफिकेंस देते हैं क्योंकि बहुत बार वो मूव उसी दिन आ जाता है। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि उस दिन लगता है कि थर्सडे है और थर्सडे को लगता है कि फ्राइडे है, और फिर फ्राइडे को सुबह आपको रियलाइज होता है कि नहीं अभी तो ऑफिस और जाना है, एक दिन और मार्केट एक दिन और ट्रेड कर रहा है अभी तो एक्चुअली। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो आपको काफी आतिशबाजी दिखाई देगी। एक तो ऑफ कोर्स डिफेंस पैक है जिस पर आगे हम डिटेल में बात भी करेंगे। वीरू, कई पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ और कल जो टेक्नोलॉजी कंपनियों ने तेजी पकड़ी वो आज भी बरकरार। जैम, और इसलिए मैं हर्षदा को कल क्लोजिंग में कह रहा था कि काश आज गुरुवार होता, लेकिन गुरुवार वो आज है क्योंकि कल जो आतिशबाजी होनी थी वो हो गई थी। अभी अनुज ने जो कॉल राइटर्स का जिक्र किया, अनुज की कॉल राइटर्स पुट राइटर्स अभी, और उनको कन्विक्शन दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने आज एक सुबह अच्छी करी थी, लेकिन अब रिलायंस जो है वो कल की तुलना में डे लो पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अपना एग्जैक्टली 50 डे छूने के बाद कोलैप्स होता हुआ एट 2434। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोलैप्स हो रहा है, बट आई थिंक वो जो एज चाहिए था एक्सपायरी डे पे एक्सपायरी स्विंग के लिए वो जनरेट करने के लिए रिलायंस तैयार नहीं है। तो हमारे पास एक एडवांटेज वो नहीं है जो हमारे पास कल था। याद रखिएगा रिलायंस थोड़ा सा ऊपर से ट्रिम हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक रुझान को देखिए, आप ओआईज को देखिए सबसे पहले नो डाउट अबाउट दैट कि टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप ले रहा है। और जो हमने ट्रेड कैच किया था दैट टेक महिंद्रा, याद रखिएगा 22% का ओआई बिल्डअप। आज इसने टेक महिंद्रा ने जो अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो काटा है एक बड़े अंतराल के बाद, लगभग अप्रैल 2022 के बाद। ह्यूज स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप यहाँ पे। उसके बाद टेक महिंद्रा के बाद अगर आप देखें तो आप इंफोसिस, LTI माइंडट्री और HCL टेक्नोलॉजीज सब में सब्सटेंशियल बाइंग है। ऑयल एंड गैस स्पेस में ONGC, MGL, रिलायंस में 1.7% बिल्डअप है। हालांकि सुबह काफी अच्छा खासा था लेकिन अभी उतना नहीं है, बट स्टिल क्योंकि इस स्टॉक ने आज अपने 50 डे को स्ट्राइक किया है, मैं ओआई को आज यहाँ पर लेके आया हूँ। केमिकल बास्केट में टाटा केमिकल, PI इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, और सीमेंट में आज थोड़ी बहुत बाइंग विजिबल है। ग्रेसिम, श्री सीमेंट, अंबुजा में आज शॉर्ट कवरिंग थी, कुछ ऐसा रुझान है। लेकिन अगर आप कहें कि सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप किस स्पेस में है तो दैट्स IT एंड IT। हर्षदा जी हाँ, वहीं पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी आज देखने को मिली है और अलग अलग कारण है कुछ स्टॉक्स में, उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन आपके सामने कुछ और ट्रेंडिंग काउंटर्स रख देते हैं जहां पर आज अच्छी मजबूती और अच्छे मूव्स देखने को मिले। दोनों तरफ के ट्रेड्स ऑफ कोर्स आपको मिलेंगे बाजार में, लेकिन तेजी के स्टॉक्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और यहाँ पर कुछ में अच्छा फॉलोअप देखने को मिल रहा है कल के बाद, और कुछ है जो आज अपनी नई चाल चलते हुए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 6% का इजाफा, इनफैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही नहीं बाकी पूरा डिफेंस पैक काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है। अच्छे खासे ऑर्डर विन्स और ओवरऑल जो प्रोजेक्शन है आने वाले समय में इंडिजिनाइजेशन का, उसके चलते नवीन फ्लोरिन आज 5% ऊपर बाकी केमिकल कंपनियों के साथ। कल अपोलो हॉस्पिटल पर हमारी नजर थी, आज देखिए फिर भाग रहा है 3% के गेन्स उस कमेंट्री के बाद। और MCX में आज हम देख रहे हैं कुछ खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन और यहाँ पर क्लियरली वो ब्लॉक डील का इंपैक्ट है, स्टॉक 4% नीचे। बाटा के नंबर्स हम सबने देखे, इंडिविजुअली सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस इतना बिगड़ा नहीं है, लेकिन तब भी आज स्टॉक करेक्ट करता हुआ 2% नीचे क्रॉम्पटन। और BPCL में आज हम देख रहे हैं पोजीशंस क्लियरली अनवाइंड होती दिखाई दे रही, करीब 1 से 1.5% तक का नुकसान वहां पर देखने को मिला है। वैसे मार्केट में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढेंगे
और कहां पैसे बनने के आसार हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शर्मिला जोशी है फंडामेंटल्स पर अपनी राय देने के लिए। टेक्निकल पैनल में प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, गौरव बिस्सा, प्रशांत सावंत और रुचित जैन हमारा साथ देंगे। 2:40 पर फोकस रहने वाला है ऑफकोर्स 4 का चौका पर, लेकिन साथ ही टेक महिंद्रा आज क्यों इतना एक्टिव है, क्या कारण है उस तेजी के पीछे, इस पर नजरें रहेंगी। साथ ही साथ क्या चल रहा है में यतिन को भी जोड़ेंगे एंड फिर 4 का चौका आपके लिए पेश किया जाएगा। प्रशांत सावंत देंगे सस्ता ऑप्शन, एफनो सुपरस्टार, गौरव बिस्सा देंगे, मानस जायसवाल से लेंगे हम आज चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए शर्मिला जोशी रहेंगी। आज मार्केट बिग वॉइस में 2:50 पर कोटक महिंद्रा एएमसी के हर्ष उपाध्याय को भी जोड़ेंगे। डीलिंग रूम का भी जायजा आपकी स्क्रीन पर आएगा आज। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, ट्रेड्स देना शुरू करते हैं। और बैंक निफ्टी इस समय डे लो पर, और उसका कारण आईसीआईसीआई बैंक एक बार जरा इंट्राडे लेकर आई है आईसीआईसीआई बैंक का, और वहाँ पर डिक्लाइन, क्लासिकल एक्सपायरी डे बिहेवियर। मार्केट ऊपर के लेवल से थोड़ा स्लिप कर रहा है इस समय 2-3 बड़े स्टॉक्स की वजह से। गुड आफ्टरनून गाबा सर, पहले आपसे शुरुआत करेंगे इस समय की आपकी ट्रेड। मुझे लगता है इस वक्त गुड आफ्टरनून लेना चाहिए मेटल स्पेस पर। मेटल स्पेस मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें चुना है टाटा स्टील, बिग बॉय टाटा स्टील। ट्रेड कर रहा है 111 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए मेरे ख्याल से 110 का, ज्यादा नहीं। इसका टारगेट मुझे 114 का नजर आता है 1-2 दिनों में। तो यस, टाटा स्टील पर ध्यान देंगे से मेटल स्पेस। 111.30 पे टाटा स्टील प्रकाश ने पिक किया लॉन्ग, डे हाई पे ट्रेड करता हुआ टाटा स्टील। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बलरामपुर चीनी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो स्टॉक ने 355 के आसपास बॉटम बनाया था। आज 200 डे, 100 डे, 50 डे मूविंग एवरेज एक दिन में ब्रीच हो गए। थोड़े बहुत बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं पिछले करीब आधे घंटे से, तो एक फ्रेश ब्रेकआउट है। आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करने के मौके अभी भी है। 372 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है। 384 तक के टारगेट्स पॉसिबल। तो बलरामपुर चीनी में एक अपॉर्चुनिटी, करीब 2% ऊपर वो स्टॉक। गौरव बिस्सा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। मैं गाबा जी से सहमत हूँ। मेटल स्पेस में थोड़ी अभी हलचल देखने मिल रही है, तो यहाँ पे जो मेरा सिलेक्टेड स्टॉक होगा वो है हिंदुस्तान कॉपर। हिंद कॉपर में अगर आप देखेंगे अच्छा राइजिंग ट्रेंड का सपोर्ट हमको देखने मिल रहा है पिछले मई से, और यहाँ पे अर्ली साइंस है डबल बॉटम फॉर्मेशन के छोटे अवधि में। मुझे लगता है यहाँ पे बाय करना चाहिए। यहाँ पे 105 का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में आप इसके 114 के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर तो 2 पिक्स मेटल्स में आती हुई इस समय। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या होगा? ओके, प्रशांत जी से आवाज़ आने दिए, वो डिस्कनेक्ट हो गए, वो वापस जोड़ेंगे उनको। एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वापस लेकर आइए, और उसकी मूव देखिए, 6% का मूव। आज सुबह सचिन ने इस पर एक कॉल दिया था, अगर वो कॉल हम वापस दिखा सकें जो उनका कॉल था, और इस पर बाय कॉल दिया था उन्होंने। मेरे ख्याल से सारे टारगेट्स मीट हुए हैं यहाँ पर। 2635 ज़बरदस्त मूव इस समय स्टॉक में आता हुआ, करीब करीब 6% का। और इनफैक्ट इसका स्लाइटली लॉन्गर टर्म चार्ट लेकर आइए। इसने पिछले साल एक 1 वे तेज़ी दिखाई थी, उसके बाद हल्का सा ब्रेक लगा था इसमें, लेकिन अब एक फ्रेश ब्रेकआउट इन सभी स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। देखिए 12 महीने का चार्ट थोड़ा ऊपरी लेवल से नीचे आया था। 52 वीक हाई और 52 वीक लो वाली प्लेट और दिखा देते हैं, इससे उसका आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जो मामला था यहाँ पर वो क्या था। क्योंकि 52 वीक लो मेरे ख्याल से करीब 1500 के करीब था इसका, और 1240 एक्चुअली, और एग्जैक्टली 1 साल पहले 24/2/2022 को। ये एक बड़ा इंडिकेशन होता है जब 52 वीक लो एग्जैक्टली 52 वीक लो पहले हो, क्योंकि उससे पता चलता है कि वहाँ से लगातार बढ़ रहा है स्टॉक। 52 वीक हाई था 2811 पर, वो आपका बना था दिसंबर 2022 में। वहाँ से थोड़ी करेक्शन आई स्टॉक में, और अब वापस 2643 की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। तो देखते हैं गाबा जी, कोई इस पर लॉन्ग टर्म टेक्निकल व्यू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर? या बिल्कुल, इनफैक्ट सुबह हमने डिस्कस किया था, मुझे पता नहीं किस चैनल पर, किस प्रोग्राम पर, HA यहाँ पर 2635 पर ट्रेड कर रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट मिला है, एक्चुअली इसका लार्जेस्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो करेक्शन हमने देखा, और करेक्शन आगे फिर 2400 से फिर एक बाउंस मिला है। तो लार्जेस्ट टर्म स्ट्रक्चर का भी करेक्शन खत्म हो गया, फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। अब लगता है यहाँ पर बेस बना हुआ है, करीब 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2636 कहां तक जाएगा? तो रीसेंट हाई हमने देखा है, वो उसको भी चैलेंज कर सकता है। जो पहला टेक्निकल टारगेट है 2800, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। और रिसेंट हाई 2812 है, वो भी पार कर सकता है। जो बार बना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बार बना है,
उसके हिसाब से लगता है कम से कम 2-3 हफ्ते ऊपर जाना चाहिए। HA, यस, गुड बाय एंड होल्ड स्टॉक। ओके तो ये तगड़ी तेजी HAL में, और इनफैक्ट पूरा डिफेंस पैक आज आउट परफॉर्म कर रहा है। आप लेकर आइए बाकी सभी काउंटर्स को। BDL में हमने देखा था, आज खबर थी, BEL खबरों में है, वो स्टॉक में करीब 3% तक के गेन्स देखने को मिले। मजगांव डॉक मुझे याद है अच्छी खासी हरकत में था। शर्मिला जोशी हमारे साथ है। शर्मिला, आफ्टरनून। मैं आपकी पिक लूंगी, लेकिन पहले इस डिफेंस स्पेस में ऑफ कोर्स HAL है जो वायदे बाजार का ट्रेड है, वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टेक्निकली भी उभर कर आ रही है। लेकिन इस पूरे पैक में अगर आपने कोई नया ट्रेड लेना हो या फिर अपनी पोजीशन और बिल्ड करनी हो, किस स्टॉक की तरफ आपकी रणनीति रहेगी, या फिर आपको पूरा पैक पसंद है और यहाँ पर क्लियरली कमिटमेंट होना चाहिए पैसे का? और मेरे हिसाब से जो स्टॉक आज लीड कर रहा है वही एक फेवरेट रहेगा, विच इज HAL। लेकिन उसके अलावा अगर मुझे आप पूछेंगे ना, तो मुझे लगता है कि BEL एक अच्छा स्टॉक रहेगा, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से इट्स नॉट रियली गॉन एनीवेयर और अंडर परफॉर्मेंस रही है, फंडामेंटली ठीक लग रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इस तरह की बाइंग फिर से इंटरेस्ट डिफेंस स्पेस में आता है, तो आई थिंक BEL कुड बी अ गुड स्टॉक टू लुक एट। BEL में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। इनफैक्ट मजगांव BDL जैसे ट्रेड्स अगर आप देखें, मानस इसमें से एक टेक्निकली बताइए कहां पर मौका ट्रेड का है, क्योंकि आज दरअसल नेवल चीफ का इंटरव्यू हमारे नेटवर्क पर चल रहा था और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि इस समय 43 शिप्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें से 41 शिप्स भारतीय शिपयार्ड्स में बन रही हैं। काफी ज्यादा एमिनिशन लगेगा, जिसके लिए ऑफ कोर्स BDL के हाथ वो ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन मजगांव, गार्डन रीच, ये वो कंपनियां हैं जो शिप बिल्डिंग में काम कर रही हैं। 2035 तक उन्होंने कहा 170 से 175 शिप्स नई फ्लीट दरअसल इंडियन नेवी के लिए तैयार होगी। तो एक अच्छा खासा पोटेंशियल है और बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है अनडाउटेडली। टेक्निकली आपकी क्या पसंद होगी इस शिप बिल्डिंग स्पेस में, या फिर BDL जो लार्जली वो टॉर्पीडोज बनाती है? देखिए, मजगांव डॉक में ही ट्रेड लेना चाहिए। उसका रीजन ये है कि करेक्शन देखने को मिला, स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और ध्यान रखिए दिसंबर में भी स्टॉक ने 690 के आसपास ही सपोर्ट लिया था, और इस बार भी 690 के आसपास के बॉटम बने हैं। तो एक तरह से डबल बॉटम है चार्ट्स पे। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज आज रिगेन हो गए हैं। आई थिंक अभी भी पोटेंशियल है। अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना हो तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 739 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रख के 820 के टारगेट सेट करने हैं। ओके अच्छा, अब जरा स्टॉक लेकर आइए एक SRF, उसका इंट्राडे चार्ट। और SRF के साथ एक्चुअली इशू ये है, चलता है तो इसी तरीके से चलता है। देखिए क्या ज़बरदस्त मूव इस समय 3% ऊपर, और सिर्फ SRF नहीं है, आज पूरे के पूरे केमिकल स्पेस में जोश है। दीपक नाइट्राइट एक और स्टॉक है जहाँ पर एक ज़बरदस्त मूव है। गाबा सर, ये सुबह आपकी कॉल थी एक्चुअली दीपक नाइट्राइट मेरे ख्याल से। अब क्या व्यू है इन स्टॉक्स पर, और अगर SRF का चार्ट अगर आपने स्टडी किया है? देखिए, दीपक नाइट्राइट का जो चार्ट है, लगता है वीकली टाइम फ्रेम बेसिस एक डबल बॉटम बना है, उसको तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। ट्रेड करा 1825, और जब तक ये डबल बॉटम बरकरार है तब तक एक मूव मिल सकता है। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1875 1880 ये जोन है। अब ट्रेड करें 1825 में, स्टॉप लगाना पड़ेगा 1800 और 1810 का, बस ठीक है, और 1900 भी पॉसिबल है। रही बात SRF की, बहुत बढ़िया आपको मिला भी है यहाँ पर, और मुझे लगता है ये अपमूव कायम होगा। 2325 पर है, मोमेंटम है। जब मैं उसका वीकली चार्ट देखता हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसका नियरेस्ट टेक्निकल टारगेट करीब 2400 का है, लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 2250, थोड़ा डीप है तो क्या होगा, अगर किसी को टाइट स्टॉप लगाना है तो 2300 लगाइए, लेकिन 2400, 2350, 2375, 2400 ये एक पॉसिबिलिटी है, लेना चाहिए SRF बिल्कुल। देखिए SRF का थोड़ा स्लाइटली लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप लेकर आएंगे तो इसने पिछले साल सितंबर में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, और याद रखिए उसके बाद इसने स्टॉक स्प्लिट किया था 1:5 के हिसाब से। टेक्निकली अभी ये स्टॉक जो है वो 11,000 के करीब है, तो ये 5 डिजिट तक गया था ये स्टॉक, और उसके बाद इसमें एक स्प्लिट आया था, और उसके बाद एक लगातार इसने एक 12 महीने का चार्ट लेकर आई है। 3 बार इसने ऑलमोस्ट इसी लेवल से रिकवरी दिखाई। वो लेवल करीब करीब अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2000 के करीब आता है। 2000 से 3 बार ये स्टॉक ने बाउंस बैक किया, इस बार भी एग्जैक्टली वहीं से बाउंस बैक। और ये मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि इसके नंबर्स बहुत अच्छे थे। हम क्लोजिंग बेल में थे उस दिन, मैं और हर्षदा और वीरू, जब वो नंबर्स आए थे, और हमने डिस्कस किया था कि ये इन स्टॉक्स के बेसिस पर शायद रीरेट हो सकता है, और वहाँ से एक वीरू एक ज़बरदस्त मूव दिखाया इसने स्टॉक ने,
और अब 200 डे मूविंग एवरेज के आस के ऑलमोस्ट करीब 2365 है वो लेवल, इस समय 2324, लेकिन बड़ा मूव। हाँ, और उस दिन हमारी आवाज़ हुई थी अनुज की जब ये अच्छे नंबर्स देता है वो पूरे सेक्टर को एक मूव देता है, और इसका पिछले 3 क्वार्टर से एक रुझान रहा है। अगर अच्छे नंबर रहे तो एक स्ट्रॉन्ग स्विंग परसिस्ट करता है 2-3 महीने कम से कम। अब आपको याद होगा अनुज, उस दिन नंबर आया था करीब 3 फरवरी को। 3 फरवरी से लेके हर कैंडल जिस दिन ग्रीन डे है यानी प्राइस ऊपर है, वॉल्यूम पिछले दिन के मुकाबले यानी रेड डे के मुकाबले ऑलमोस्ट ट्वाइस है। अभी का वॉल्यूम भी अप्रॉक्सीमेटली कल की तुलना में 1.3 है, यानी कि अगर 10 ट्रेड हुए थे तो अब 13 ट्रेड हो चुके हैं, और एग्जैक्टली ये प्राइस है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो इसको ये क्रॉस कर रहा है 7 नवंबर के बाद। तो यस, ट्रेड आप ले चुके हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अच्छा, एक बार आप लेके आइए अब MGL आपकी स्क्रीन पर प्लीज़। MGL अगर आप ऑयल एंड गैस स्पेस की आज OI एडिशंस की शीट को देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग OI एडिशन यहाँ पे MGL में हुआ है। जरा प्लीज़ इसके जरा फ्यूचर्स की पेट रखिएगा। MGL में आज 3% बिल्डअप हुआ है, और स्क्रीन पे आपके MGL डे हाई पर। गौरव जरा प्लीज़ एक बार देखिएगा इस स्टॉक को। ये जो 8 अगस्त से लेकर अब तक की पूरी प्राइस रेंज थी उसको बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ स्टॉक। आपका टेक इसमें, फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस पे कोई ट्रेड आपका? देखिए, काफी अच्छा एक स्टॉक आपने पकड़ा है। MGL और IGL दोनों ही अगर देखेंगे तो एक 3-4 महीने के रेंज में थे। मैं यहाँ पे ऑप्शन के जरिए ट्रेड नहीं करूंगा फॉर सिंपल रीजन कि अगर कंसोलिडेशन में हो गया तो टाइम वैल्यू इरोजन मेरे अगेंस्ट चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बाय करना है तो यहाँ पे आप बाय कीजिए 922-23 पर पार करता है तो आप बाय कीजिए। काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। स्टॉक जो है 960 के करीब जा सकता है, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपका 905 होगा। तो रिस्क काफी फेवरेबल होगा। करंट भाव पे नहीं, थोड़ा ऊपर 3-4 रुपए ऊपर जाता है तो आप बाय कीजिए, तो आपका जो ब्रेकआउट है ट्रायंगल ब्रेकआउट वो भी कंफर्म हो जाएगा। जी हाँ, तो एक हो गया SRF जिसकी बात हुई अभी, उसके बाद MGL बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, और एक और स्पेस जो कि काफ़ी वाइब्रेंट है, दैट्स रियल स्टेट स्पेस। जरा DLF स्क्रीन पे लेके आइए, और CNBC आवाज़ पे मेरे ख्याल से हफ्ता भर हो गया, मेरे ख्याल से DLF की मैनेजमेंट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री उन्होंने दी, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी थी। और एक स्टॉक लेके आइए आप, ओबरा रियल्टी। ओबरा रियल्टी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, इनफैक्ट वही आज का एग्जैक्टली ये प्राइस है। और DLF आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ। मानस, दोनों ही स्टॉक्स की अपनी प्रॉपर्टी है। DLF का लास्ट जो एवरेज था 100 डे में जिसको इसने स्ट्राइक किया, एंड ओबरा रियल्टी। आपको एक स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से पिक करना हो तो क्या पिक करेंगे? देखिए, 10 बजे के शो में मैंने ये दोनों स्टॉक रिकमेंड किए थे, ओबराय रियल्टी और DLF, और चार्ट्स पे अभी भी दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर एक स्टॉक पिक करना होगा तो डेफिनेटली मेरी चॉइस DLF ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज बीच हुए हैं, ऑप्शन में भी लिक्विडिटी अच्छी है, तो आई थिंक यहाँ पर ट्रेड अभी भी ले सकते हैं। 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है तो 10 रुपए का रिस्क है, लेकिन मेरा समझना है कि कम से कम 390 तक के भाव आपको DLF में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पसंद तो अभी के लिए करंट लेवल्स पे DLF ही रहेगी। ओके, DLF पर नज़र रहेगी। अब एक काम करते हैं, प्रशांत सावंत जी को जोड़ लेते हैं हमारे साथ, और उनसे भी उनकी ट्रेड लेते हैं। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी और हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। तो एक स्टॉक जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो है ABFRL, और काफी दिनों बाद मुझे वॉल्यूम के साथ ये अच्छे लेवल पे दिख रहा है, तो मैं इसमें लॉन्ग जाना चाहूंगा। अभी करीबन ये 260 ऑलमोस्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कल की कैंडल भी काफी अच्छी थी, और वो 3 कैंडल बेसिक जो मॉर्निंग स्टार कहते हैं वैसा पैटर्न बना हुआ है सपोर्ट पे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव के बाद ऐसे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 245, 245, और टारगेट मेरा होगा 280 का, 280 का। ओके, ठीक है। तो AB फैशंस, ये भी F&O का स्टॉक है, यहाँ पर एक फ्रेश बाय कॉल बन रही है। आज का स्टॉक ऑफ द डे टेक महिंद्रा, अब उसकी बात कर लेते हैं और सुमित के पास चलते हैं। सुमित ने सुबह आपको ऑब्वियसली एक पूरी IT पिक्चर पर एक व्यू दिया था कि कैसे कौन कौन सा स्टॉक कितना रिकवर हुआ और क्या प्राइस अर्निंग्स है, लेकिन एक टेक महिंद्रा पर फोकस करते हैं जो IT पैक में, लार्ज कैप IT पैक में सबसे सस्ता है, लेकिन स्ट्रीट एकदम से क्यों एक्साइटेड हो रही है स्टॉक को लेकर, सुमित से समझ लेते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट 2 से 3 दिनों में ये स्टॉक 13 से 15% तक का मूव दिखा चुका है। तो लार्जली अगर आप पिछले 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। 1000 रुपये का शेयर आपके सामने करीब 1200-1300 रुपये की रेंज में 1150 की रेंज में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अच्छा मूव इसमें निचले स्तरों से ज़रूर देखने को मिला है। तो जिस तरह की तेज़ी हाल में स्टॉक ने दिखाई है, बाजार में बहुत सारी अटकलें जो ऑलरेडी थी वो दोबारा खबर जो है वो गर्म होनी शुरू हो गई हैं।
दरअसल एक नए सीईओ के आने की जो अटकलें हैं वो बाजार में अब दोबारा गर्म हुई हैं, और वो इसलिए गर्म हुई हैं क्योंकि इनकी एक इन्वेस्टर मीट होने वाली है 3 मार्च को। उस इन्वेस्टर मीट से पहले बाजार मान रहा है कि उस इन्वेस्टर मीट के अंदर शायद नए सीईओ की घोषणा होते हुए दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी करेक्शन काफ़ी हुआ था। 40% के आसपास स्टॉक करेक्ट हो गया था अपने हायर लेवल से, और इस तरह करेक्शन के बाद ये 18 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा था, जो कि निफ्टी के सबसे सस्ते मल्टीपल वाली कंपनियों में शुमार था, और आईटी की सबसे सस्ती कंपनियों में विप्रो और इसके नाम आ चुके थे। तो इस तरह के सस्ते मल्टीपल पे इस तरह की अटकलें उठना, वो अपने आप में इसको अच्छे वैल्यूएशन भी दे रहे थे और कंफर्ट भी था लॉन्ग जाने के लिए। तो दोनों चीज़ों के चलते इसमें एक मूव आया। एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी है, कंपनी की एनालिस्ट मीट होने वाली है 15 तारीख को और 20 तारीख को। 15 तारीख को आईएफएल के साथ और 20 तारीख को कोटक सिक्योरिटी के साथ एक और एनालिस्ट मीट होने वाली है नंबर्स के बाद। तो नंबर्स तो साउंड थे ही, नंबर्स के बाद कमेंट्री भी ठीक ठाक थी, और उसके बाद उस एनालिस्ट मीट के बाद 3 मार्च को इनकी इन्वेस्टर मीट भी है। तो मल्टीपल इवेंट्स अवेटेड है, और मल्टीपल इवेंट्स में सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो यही कि नए सीईओ कौन होंगे, और उसका जो घोषणा है वो शायद 3 मार्च को होते हुए दिखाई पड़े। इन अटकलों के बीच में टेक महिंद्रा में एक अच्छा बज़ बन रहा है, तो आप उसके ऊपर इस लिहाज से भी नजर बना कर रख सकते हैं। वैसे भी वैल्यूएशन मल्टीपल के लिहाज से सबसे सस्ते शेयरों में आज भी शुमार है। अभी भी इतनी तेजी के बाद 20 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जो कि निफ्टी आईटी का सेकंड चीपेस्ट स्टॉक है विप्रो के बाद, और निफ्टी में ये सेकंड चीपेस्ट स्टॉक है अगेन विप्रो के बाद। तो इसलिए अच्छे वैल्यूएशन के चलते भी यहाँ पर कंफर्ट ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सुमित, शुक्रिया ये सब जानकारी रखने के लिए। अच्छा, गुनानी साहब मेरे ख्याल से साल के एंड में रिटायर हो रहे हैं। हाँ, और अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन जब एलटीआई का और माइंडट्री का मर्जर हुआ था हर्षदा, तो उस समय डिस्कशन ये थी कि कंबाइंड एंटिटी का सीईओ कौन होगा, क्योंकि उस समय एलटीआई के सीईओ थे संजय जलोना जी और माइंडट्री के एमडी थे मिस्टर बागची। अब जब कंपनी मर्ज हुई तो पहले अजम्पशन ये थी कि जलोना जी रहेंगे कंबाइंड एंटिटी के सीईओ, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, वो बागची जी बन गए। तो अब जलोना जी ने ज्वाइन कर ली क्रिस कैपिटल, एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी। मुझे लग रहा है, ये मेरी फीलिंग है, मुझे लग रहा है कि वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, और मार्केट का ने नाम पहले जोड़ा था एक बार संजय जलोना जी का कि अगर वो एलटीआई माइंडट्री में नहीं रहेंगे तो शायद टेक महिंद्रा उनको ग्रैब कर लेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने क्रिस कैपिटल, उनको कोई भी आईटी कंपनी ले लेगी बहुत सीनियर पोजीशन पर, ठीक है, तो वो क्रिस कैपिटल क्यों गए? मेरा एक सिंपल फीलिंग ये है कि वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, और हमें ये एक शायद रीज़न हो सकता है कि शायद मार्केट ये अज्यूम कर रहा हो कि अब मार्च में ही हो जाएगी अनाउंसमेंट या नहीं, पता नहीं, या साल के एंड में होगी या नहीं होगी, खैर ये भी नहीं कह सकते, लेकिन अजम्पशन शायद मार्केट की ये हो रही है कि जो नया नाम होगा शायद वही होगा। और अनुज, नॉर्मली बाकी आईटी कंपनियों में यही था, जब टीसीएस में चंद्रा को चेयरमैनशिप की पोजीशन दी गई थी टाटा सन्स के, तब नेक्स्ट इन लाइन वाज ऑफ कोर्स द सीएफओ जो राजेश गोपीनाथ आज एमडी एंड सीईओ हैं। टेक महिंद्रा के केस में आई एम नॉट श्योर उस तरह की चेहरे उभर कर आए हैं, क्योंकि हमेशा से लाइमलाइट सीपी गुरनानी पर ही रही है। पर अगर इनको एक ऐसा चेहरा चाहिए जो एक कायाकल्प कर सकता है और अग्रेसिव स्टांस ले सकता है, वो शायद मिस्टर जलोना में हो। शर्मिला से भी एक राय ले लेते हैं। शर्मिला, अब ऑफ कोर्स वील हैव टू वेट कि कब वो अनाउंसमेंट आता है। अब तो मार्केट गैस ही कर रहा है और सब लोग गैस कर रहे हैं कि शायद मिस्टर जलोना को ये अपॉइंटमेंट आ सकता है, और ऑफ कोर्स फिर थोड़ी बहुत हैंड होल्डिंग रहेगी। सीपी गुरनानी साहब साल के अंत तक रहेंगे या फिर 3 महीने रहेंगे, और फिर इवेंचुअली वो पदभार दिया जाएगा जो भी नया सीईओ। क्या वही रीरेट करने की कोशिश कर रहा है इस मार्केट में, या फिर कुछ और आपने इंटरनल पढ़ा है नंबर्स में जो आगे शायद रिफ्लेक्ट करेगा अर्निंग्स के लिहाज से? नहीं, मेरे हिसाब से यही बात है मार्केट में ऑनेस्टली, और मुझे लगता है कि जैसे कि अभी आप डिस्कस कर रहे हैं, अगर इस तरह की चीज होती है और जितनी जल्दी होती है तो वो स्टॉक के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि वो समय देगा आपको फॉर दैट हैंड होल्डिंग पीरियड और व्हाटएवर। तो मेरे हिसाब से 2 चीजें आज टेक महिंद्रा के फेवर में है। एक तो ऑब्वियसली आई थिंक जिस तरह से पूरे सेक्टर में हम एक बाइंग देख रहे हैं, और इस तरह की जो बज मार्केट में सुनाई दे रही है कि इस तरह की एक उनको एक लीडरशिप चेंज होगा और वो नाम सामने आएगा रादर। तो वी विल वेट, बट आई थिंक मार्केट इज प्रीटी मच प्लेइंग इनटू दैट न्यूज़। अच्छा, एक बार जरा आप थोड़ा इससे हटकर बात कर लेते हैं। कुछ स्टॉक्स जो थोड़ा मार्केट पर प्रेशर डाल रहे हैं, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। एक बार जरा दोनों स्टॉक्स लेकर आइए इंट्राडे। दोनों स्टॉक्स इस समय डे लो पर, और बैंक निफ्टी पर खासा प्रेशर अब इन 2 स्टॉक्स की वजह से। इनफैक्ट एक बार कंट्रीब्यूशन लेकर आइए बैंक निफ्टी का, और उसमें आप नोटिस करेंगे, इनफैक्ट आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बैंक निफ्टी में काफ़ी स्टॉक्स वीकनेस दिखा रहे हैं आपको हर्षदा, और
ये लगातार मेरे ख्याल से इनफैक्ट इस पूरे साल 2 महीने सिर्फ एक कोटक महिंद्रा बैंक है जो स्ट्रांग है, बाकी सारे जो लार्जेस्ट स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे थोड़े वीकनेस पर हैं। और अगर हम एक प्लेट दिखाएं आपको निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी बैंक, जो मैं लगातार कई बार यूज़ की है, पूरे जनवरी महीने में वो यूज़ की थी, इंट्राडे प्लेट भी और एक स्लाइटली लॉन्गर टर्म प्लेट भी, उसमें आपको क्लियरली एक पैटर्न दिखाई देगा। ये देखिए निफ्टी बैंक, ये आपने कई बार ये पैटर्न देखा है, कहाँ खुलता है और कहाँ नीचे जाकर बंद होता है। और दूसरी तरफ उसको आप कंपेयर कर दीजिए निफ्टी आईटी से, और वो देखिए क्या ज़बरदस्त आपको एक डिफरेंस दिखाएगा। निफ्टी आईटी देखिए क्या मजबूती है। और अगर ईयर टू डेट चार्ट देखेंगे तो ईयर टू डेट चार्ट में भी वो आउट परफॉर्मेंस क्लियरली विजिबल है आपको, निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी बैंक। और मार्केट का ये अजम्पशन है कि बैंकों की जो पीक अर्निंग्स थी वो इस क्वार्टर में आ चुकी हैं। अब क्योंकि इसके लिए स्टॉक्स नहीं चले, मतलब इतने अच्छी अर्निंग्स आई सबकी, एक्सिस बैंक की ज़बरदस्त अर्निंग्स, आईसीआईसीआई बैंक की शानदार अर्निंग्स, एसबीआई की बहुत ही मैसिव अर्निंग्स, उसके बाद भी स्टॉक्स चले नहीं। और उसके बजाय ये चला थी कि 12 महीने का चार्ट आ गया, 12 महीने में आपको फिर भी आईटी की अंडर परफॉर्मेंस दिखाई देगी क्योंकि वो पिछले महीने का उसमें प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ईयर टू डेट या 1 महीने का चार्ट अगर लेकर आएंगे तो उसमें आपको निफ्टी आईटी की एक बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाई देगी कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ये देखिए ये वो चार्ट है, ये चार्ट है, देखिए ये आपको एक पूरी स्टोरी बयां कर रहा है। 7% निफ्टी आईटी चला 1 महीने में और बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट रहा है। तो मतलब इतना इस लेवल का डिफरेंस है बिटवीन निफ्टी आईटी एंड निफ्टी बैंक। इनफैक्ट इस पर गौरव से एक व्यू ले लेते हैं कि अगर इस समय कोई नया ट्रेड देख रहा है, दोनों में अब आपका बायस निफ्टी आईटी में रहेगा या फिर आपको लग रहा है अब शायद निफ्टी बैंक आगे आउट परफॉर्म करेगा? गौरव, एक कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेने की तैयारी में है या फिर जस्ट गो व्हाट द मार्केट इज सेइंग? देखिए इसको अगर आप निफ्टी आईटी की बात करते हैं आपके चैनल के माध्यम से काफी निचले समय 26-27 हजार से मैं यही कह रहा था कि निफ्टी आईटी जो है अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है तो सबसे अच्छा जो सेक्टर मुझे लग रहा है वो निफ्टी आईटी लग रहा है। वहां से 20% की अपसाइड आ चुकी है। लेकिन अगर आप कहें अगले 1 साल का व्यू तो मैं कहूँगा मैं आईटी के साथ ही रखूंगा, क्योंकि अभी भी इसके अंदर देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं और काफी अच्छी ट्रेंड को कैप्चर कर सकता है। तो अगर आप बैंक निफ्टी और आईटी का कंपेरिजन करें अगले 1 साल के लिए तो आई विल स्टिक विद निफ्टी आईटी। अगर आपका नजरिया है कि मैं अगले 10 दिन 15 दिन के लिए करूं तो मैं बैंक निफ्टी के लिए करूंगा। अगर 42 जरिए क्लोजिंग आती है तो जो फास्ट मूव है वो बैंक निफ्टी में ज्यादा आ जाएगा कंपेयर टू निफ्टी आईटी। ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस बैंक निफ्टी प्रेफर करूंगा, लेकिन अगर किसी का नजरिया 1 साल है उसके ऊपर का है तो अभी भी मेरा रुझान जो है निफ्टी आईटी के लिए रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोच रहे हैं तो निफ्टी आईटी, लेकिन शॉर्ट क्विक गेन्स के लिए निफ्टी बैंक आपको दिखा सकता है। और दोनों ही चार्ट्स अब आप एक ही ग्राफ पे देखिए प्लॉट हो गए हैं। निफ्टी आईटी कहां और निफ्टी बैंक कहां रह गया, वो स्टार्क डिफरेंस आपको दिख रहा है साथ में। वो 1 महीने का चार्ट था और ये 3 महीने में देखिए। बीच में निफ्टी बैंक ने कुछ आउट परफॉर्मेंस करने की कोशिश की थी लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया। और ये वो पीरियड है जब नैस्डैक में भी प्रेशर देखने को मिल रहा था, तो निफ्टी आईटी ने भी थोड़ा सा एक बैक सीट ली। वहां पर जैसे जैसे रिकवरी आई है वैसे वैसे निफ्टी आईटी ने एग्जैक्ट नैस्डैक के हिसाब से हमारी मार्केट ने मूव किया। इनफैक्ट नैस्डैक और निफ्टी आईटी ने तो मिरर इमेज दिखाई है हर्षदा। अच्छा एक और चीज़, लेकिन अब मार्केट देखिए आप, निफ्टी अब डे लो पर 18,044 पर निफ्टी आ गया इस समय और 41,659 पर निफ्टी बैंक। और एक स्ट्रैटेजी थी सुबह वो यही बहुत क्लियर थी कि आज आपको 18,115 से 18,150 का जोन मिले तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रा सेल करिए अग्रेसिव ट्रेड लेकर। लेकिन मुझे लग रहा है ये मार्केट कुछ तैयारी कर रहा है आज 3 PM मूव की। पूरा दिन ऑप्शन राइटर्स का रहा है, 3 बजे मुझे लग रहा है मार्केट कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तैयारी कर रहा है। उसका मुझे सबसे बड़ा जो हंच है ना वो मिलता है जब HDFC बैंक इस तरीके से बिहेव करता है। ये प्योर एक्सपायरी रिलेटेड मूव है। एक्सपायरी वाले दिन नॉर्मली आप HDFC बैंक और HDFC में इस तरीके का ट्रेंड देखते हैं। ये देखिए किस तरीके से एकदम से अब इसमें कोई और रीज़न नहीं है, ये प्योर एक्सपायरी प्ले, और कोई रीज़न हो ही नहीं सकता कि इस तरीके से HDFC बैंक वर्टिकल डिक्लाइन दिखाए आपको। देखो एक बार इंटरडे एक बार वापस लेकर आते हैं HDFC बैंक का, ये कंट्रीब्यूशन निफ्टी पर उसका, लेकिन उसका ऑब्वियसली बैंक निफ्टी पर ज़्यादा इंपैक्ट आ रहा है। हाँ लेकिन ये देखिए इंट्राडे चार्ट देखिए क्या जिस तरीके से ये नीचे आ रहा है, इसमें काफ़ी एक मूव है। प्रशांत जी कोई ट्रेड बन रहा है HDFC बैंक पर? सर अनम्यूट करिए। अनुज जी, ओवरऑल जो मेरी राय थी वो आज प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही थी काफी, स्पेशली इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर मैं HDFC बैंक स्पेसिफिक बात करूं तो इंट्राडे स्पेसिस पे वीक लग रहा है। पोजिशनली भी मैं देखूं रेजिस्टेंस पे करीब आया। रेजिस्टेंस क्या था तो करीबन 1685-75 ऑलमोस्ट उस जोन को टकरा है। तो अभी जिनके पास पोजीशन हो वो जो एक डेली चार्ट पे गैप बना हुआ है 1655, उसके जस्ट नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकता है, यानी करीबन 1650-1652 के रेंज में
उससे नीचे मत रखिए। अगर कोई मेजर रिवर्सल आना है तो आपके प्रॉफिट्स बुक हो जाएंगे, बट ओवरऑल हम एक रेजिस्टेंस से टकराए हैं, वो रेजिस्टेंस छोटा नहीं बड़ा है, तो आपको, और दूसरी बात 7-8 दिनों में बहुत अच्छी मूव भी आई है, तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग के लेवल बनते हैं, तो ट्रेल नजदीक से करके हमें प्रॉफिट बुक करना होगा। ओके, एचडीएफसी बैंक इंडस्ट्री से पैसा डालता हुआ। मीनवाइल वो जो एमजीएल का हमने ट्रेड लिया था, स्क्रीन पे 15 रुपए का स्विंग देखे गया। बात हुई थी हमारी 214 पे 918 पे 935 का स्विंग देखे गया, अभी भी 929 पे है। गौरव, एक बार के लिए अगर इंटरडे ट्रेड था तो क्या हमें 10-15 रुपए का स्विंग मिल चुका है, काट लें क्या अभी अभी सिर्फ 5-7 मिनट के अंतराल में? जी बिल्कुल, आप देखिए जो सबसे मार्केट उतना हैवी लग रहा है, उसके बाद में भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और 1% रिटर्न पूरे दिन के लिए अच्छा होता है इंटरडे के लिए, तो अगर आपको 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर मिलता है तो मेरे सबसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जी हाँ, एक स्विंग अच्छा मिल गया। बातों बातों में अगर आप देखें एग्जैक्टली लगभग 919 पे बात हुई थी, 935 का हाई लगा के आया। अच्छा, इस बीच एक स्टॉक जो कि डेरिवेटिव शीट्स पे अपीयर हो रहा है और वो है मिड कैप आईटी में। जरा कोफोज लेके आइएगा, करीब करीब 4214, और कल के बाद अगर आप देखें आज थोड़ा सा रिकवर हुआ है और फिर से 20 डिमा की ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ। मानस, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को इस वक्त? 4211, आई थिंक निफ्टी आईटी अभी भी स्ट्रॉन्ग स्टेबल और अपने 20 डिमा को फिर रिगेन करता हुआ। अभी 4211 पे आपका टेक कोफोज पे मानस? आई थिंक थोड़ी रिकवरी भी और देखने को मिलेगी। जो 13 तारीख को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, उस गैप को पूरा फिल कर सकता है, क्योंकि देखिए अभी ये स्टॉक 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 4300 रुपए तक 4300 के लेवल्स तक स्टॉक जा सकता है। तो आई थिंक चांस लेना चाहिए, क्योंकि पूरा फ्लेवर आज मार्केट का आईटी है, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 4150 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 4300 4325 तक के भाव आपको कोफोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। में एक अच्छा मौका इस समय तेजी का बनता हुआ, करीब 2-2.5% तक का मूव यहां पर दिख रहा है। निफ्टी बैंक ध्यान रहे 33, अब 40 पॉइंट नीचे। निफ्टी कोशिश कर रहा है 18,050 के लेवल्स पर टिकने की, लेकिन क्लियरली ऊपरी लेवल्स पर दबाव अच्छा खासा बना और हम डे हाई से करीब 90 पॉइंट तो फिसल ही गए हैं। एक स्टॉक हम जैसे टेक महिंद्रा पर हाईलाइट कर रहे थे और सुमित आपको बता रहे थे कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कुछ हो रहा है, वैसा ही एक डेरिवेटिव्स में स्टॉक है पीआई इंडस्ट्रीज का। आप ध्यान देंगे तो 7.5% ऊपर है। कल इसमें नंबर्स के बाद एक्शन आता हुआ दिखाई दिया था। आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन और तेजी की तरफ ही आ चुका है और इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल में इनफैक्ट कमेंट्री बहुत ही मजबूत निकल कर आई। कंपनी कह रही है 20% रेवेन्यू की उम्मीद, 23 से 24% के रेंज में मार्जिन रहेंगे और उसको लेकर काफी कॉन्फिडेंस है। एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर कंपनी ने कहा है कि करीब ऑर्डर बुक 180 करोड़ डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है, तो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। कैपेक्स करेंगे 800-850 करोड़ का। तो ये तमाम चीजें हैं जो सारी तेजी की तरफ ही टिक मार्क्स दे रही हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 4300 का टारगेट दिया, इसका 52 वीक हाई नियरली 3700 के करीब था। क्या उस दिशा में शर्मिला आपको लग रहा है ये स्टॉक बढ़ रहा है या फिर ये नंबर्स का क्लियर कट इम्पैक्ट है इसीलिए आज फ्लेवर में? आई थिंक दोनों चीजें हैं। एक तो अगर आप पूरा केमिकल स्पेस देखेंगे तो अगर आप पूरे सब डॉट्स ज्वाइन करें तो वो एक अपमूव सभी स्टॉक्स में नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो चाइना +1 फैक्टर था उसका जैसे टेल विंड निकल गया, टेल विंड निकल तो नहीं गया है, बट वो जो इट गॉट सॉर्ट ऑफ बिल्ट इनटू द प्राइस। तो हमने देखा है कि अभी आपको थोड़ा स्पेसिफिक बनना पड़ेगा कि कौन सा केमिकल कंपनी बनाती है, बिकॉज अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो वो भी उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप थोड़ी देर पहले एसआरएफ की बात कर रहे थे, तो वहां पर भी आई थिंक द बज इज की एग्रोकेमिकल्स का जो उनका डिवीजन है वो आगे चलकर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। पीआई इंडस्ट्रीज अगेन पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स, दीपक नाइट्राइट हैड इट्स ओन शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स। सो आई थिंक डेफिनेटली जिस तरह से पीआई इंडस्ट्रीज पॉइज्ड है, जिस तरह से अभी आपने कहा कि मैनेजमेंट ने जिस तरह से बात की है आगे चलकर कैसी चीजें रह सकती है उनके लिए, आई डेफिनेटली थिंक कि इसमें एक अप्रूव बना रहेगा। एंड बजट में भी आई थिंक पॉजिटिव्स रहे हैं फर्टिलाइजर स्पेस के लिए। सो आई थिंक ऑल थिंग्स पुट टुगेदर मेरे हिसाब से 4300 मैंने उनका वैल्यूएशन का रीजनिंग नहीं देखा है, बट डेफिनेटली आई थिंक 39,000 वुड बी द टारगेट दैट आई वुड लुक एट। ओके, और ये टारगेट्स 2001 में काफ़ी बेमानी लगते हैं हजदा। 2001 में स्टॉक का एडजस्टेड भाव 75 पैसे था,
एक्चुअली कल मैं और वीरू इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे थे, आज सुबह भी इसको स्पॉट किया था हमने, खुलते ही लग रहा था कि कुछ आज ये करने वाला है। स्टॉक 3% ऊपर खुला था और नंबर्स उसके बहुत स्ट्रांग आए थे और कल भी ये खैर काफ़ी ऊपर था। तो मैंने एक जो सीरीज़ की थी बहुत टाइम पहले ऑफ द चार्ट्स, उसमें मैंने डिस्कस किया था ये इंडियन मार्केट में, पूरी इंडियन मार्केट में जो स्टॉक्स हैं, डिसेंट साइज स्टॉक्स हैं, उसमें सबसे बड़ा मल्टी बैग कर रहा है 5000 टाइम्स रिटर्न्स और परसेंटेज में 5 लाख %। मतलब उम्मीद नहीं कर सकते आप इतना इस स्टॉक ने आपको कमा के दिया। 1 लाख रुपए 2001 में लगाए होते तो आज 50 करोड़ होते। मतलब इमेजिन करिए किस लेवल का वेल्थ क्रिएट किया है इस कंपनी ने, अलग ही लेवल का वेल्थ क्रिएशन, माइंड बॉगलिंग नंबर्स जो मेरे ख्याल से और किसी स्टॉक में तो मैंने देखे नहीं, मतलब एटलीस्ट बड़े स्टॉक्स में। चलिए अब एक काम करते हैं, यारिन के पास चलते हैं और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को तेलंगाना हाई कोर्ट से जो बड़ी राहत मिली है, क्या है वो राहत, और उस पर चर्चा कर लेते हैं। यारिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, ये तेलंगाना हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, वो जो ऑर्डर कॉपी है वो येस्टरडे आई थी और ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर हम जो कंट्रोवर्सी की बात करें जो स्टेट गवर्नमेंट ने की थी, अपने खुद के रूल्स बनाए थे जिसके कारण माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को तेलंगाना और आंध्रा के स्टेट में ऑपरेट करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया था। वो डिसीजन और वो एक्ट जो है तेलंगाना गवर्नमेंट का, वो तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया। उसको ये बताया कि जो आरबीआई है, जो आरबीआई रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं, उसका जो रेगुलेशन है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है, वो आरबीआई ही करेगा। तो जो रूल्स बनाएगा वो आरबीआई बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। तो ये केस की जो वर्डिक्ट है एक प्रेसिडेंट सेट करती है दूसरी भी राज्य सरकारों के लिए, जहां माइक्रो फाइनेंस एक बड़ा बिजनेस है, क्योंकि आरबीआई अपने एक फ्रेम ऑफ सेट रूल्स बनाते हैं, उनके मार्जिन्स फिक्स करते हैं, उनके कैपिटल रिक्वायरमेंट फिक्स करते हैं। और जब स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें इंटरवीन करने लगे तो हमने ये देखा था कि एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, जो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन अब मर्ज्ड एंटिटी है इंडसइंड बैंक के अंदर, उन्होंने ये स्टेट से विड्रॉ कर दिया था। अब एनालिस्ट लोगों का ये मानना है कि क्योंकि अब तेलंगाना हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया और अब जो है जो स्टेट गवर्नमेंट की मनमानी नहीं चलेगी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर पे, तो बहुत सारी कंपनीज अब एक कमबैक करेंगी नए नए टेरिटरीज में। अगर आप देखें तो आंध्रा और तेलंगाना में काफ़ी सारे अनलिस्टेड प्लेयर्स ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं, लिस्टेड में सिर्फ एक स्पंदना ऑपरेट करता है। लेकिन इसके पहले अगर आप देखें, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, फ्यूजन, इंडसइंड बैंक जैसी कंपनीज आंध्रा और तेलंगाना में ऑपरेट करती थी। और जो जिस वजह से ये केस अटका हुआ था, पिछले 12 सालों से ये केस चल रहा था, तो कहीं ना कहीं अगर हम माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की बात करें तो अब ब्रोकरेजेस को लगता है, एनालिस्ट को लगता है कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गई हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, क्योंकि ये जो कोर्ट डिसीजन है एक स्टैंडर्ड बनेगा, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो जाएगा और आरबीआई अभी स्मूथली जो है माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हाईतोंग सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ग्रामीण और इंडसइंड बैंक, ये 3 शेयरों पे नज़र रखें। और अगर हम पिछले 1 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो स्पंदना बिल्कुल ही फ्लैट है, इंडसइंड बैंक 7% नीचे है, लेकिन क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ये स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे माइक्रो फाइनेंस बास्केट पे अब नजरें रहेंगी। बंधन ने आंध्रा मार्केट्स में री एंटर किया है, वहाँ वो अपनी एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जाएगा कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स हैं वो किस हिसाब से इस ऑर्डर के चलते अपना कारोबार माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में बढ़ाती है। एक इंटरेस्टिंग पॉकेट और इनफैक्ट कम डिस्कवर हुआ है ये पॉकेट। शर्मिला, आपने वो तमाम चीजें सुनी जो यतिन पेश कर रहे हैं, इस पेस पर आपकी अगर कवरेज है तो क्या स्टॉक रहेगा रेडार पर रखने वाला? वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज, क्योंकि मुझे लगता है कि माइक्रो फाइनेंस की एक बहुत अहम जगह है और इस तरह की जो चीजें हुई थी वो पूरा, जैसे अभी आप बातचीत कर रहे थे ना, वो पूरा स्पेस डिस्टर्ब हो गया था। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आरबीआई के ऊपर भी कोई है और अपने आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने लगेंगे, then it sort of disturbs things. I think Spandana Spurti used to be a stock that I used to like. Very honestly, मैंने बहुत लंबे समय से इसे ट्रैक नहीं किया है, लेकिन मैं अभी देख रही थी और मेरे हिसाब से पी के हिसाब से और नतीजों के हिसाब से ये काफी अच्छा लग रहा है एट दिस प्राइस। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण भी एक अच्छा स्टॉक है, तो इस स्पेस में मुझे ये दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं।
ओके, चलिए इस बीच एक पैनल में हमारे साथ मेहमान और जुड़ चुके हैं, रुचित जैन। रुचित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। रुचित, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का, क्या चीज़ करना चाहेंगे आप? वेरी गुड आफ्टरनून। क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में काफी अच्छी तेजी है, तो मेरे दोनों ही स्टॉक्स ब्रॉडर मार्केट्स में से बाइंग साइड पे है। सबसे पहला तो हैवीवेट रहेगा ONGC, जहां पे हमने देखा है कि आज प्रीवियस स्विंग हाइस के ब्रेकआउट देखे हैं। इनफैक्ट ONGC है, ऑयल इंडिया है, दोनों ही में अगर आप पिछले कुछ दिनों में 2-3 ट्रेडिंग सेशन से वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स काफी अच्छे बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, तो ONGC खरीदारी करने की सलाह है 150 के स्टॉप लॉस से 164 के टारगेट्स के लिए। और मेरा सेकंड पिक रहेगा इंडियन होटल्स। यहाँ पे भी एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। बजट के बाद ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा गया था, जिसके बाद एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक कंसोलिडेशन भी हुआ है। सो ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट के वर्ज पर है ये स्टॉक। तो करंट लेवल्स पे इंडियन होटल्स भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे खरीदारी करें 317 के स्टॉप लॉस और 334 के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडियन होटल्स आपका ट्रेड है। अच्छा, इस बीच में अभी हमने जो ट्रेड्स लिए अच्छे चले, आई मीन एंजल का ट्रेड अच्छा रहा। कोफोर्ज को देखिए, अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, करीब 30 रुपए का स्विंग यहाँ से आ चुका है कोफोर्ज में। अभी अगर आप देखें मात्र 10 मिनट के अंतराल में। एक बार जरा आप अपोलो की कॉल लेके आइए, अपोलो टायर्स की, प्लीज 335 की स्ट्राइक स्क्रीन पर रखिएगा। मानस, ये इसकी एक बिहेवियर है अपोलो टायर्स का। 335 की कॉल का प्रीमियम दिखाइए स्क्रीन पे कितना है। ये 5 दिन रेस्ट लेता है, लेकिन जिस दिन फिर ये स्टैंड करता है एक दिन, एक ऐसी कैंडल आती है जो कि 5-7 सेशन की पूरी रेंज को बाइसेक्ट कर देती है। ये 5 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड कर रही है। क्या कहते हैं आप, ग्रैब करना चाहिए क्या इस ऑप्शन को? देखिए, अभी जो फर्स्ट साइन पिछले करीब 5-10 मिनट में देखने को मिला है अपोलो टायर्स में, बुलिश साइन, क्योंकि 332 का एक रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, कंसोलिडेशन के बाद हमने कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो कम से कम यहाँ पर आपको 10 से 15 रुपए का अपमूव जरूर देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल सही स्ट्राइक प्राइस की आप बात कर रहे हैं। 335 वाला कॉल ऑप्शन 5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 4 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अगर 10-12 रुपए का अपमूव मिला तो यहाँ पर इस ऑप्शन के भाव करीब 12 से 15 रुपए की रेंज में हो जाएंगे। ठीक है, अपोलो टायर्स ये इस समय एक फ्रेश ब्रेकआउट इस स्टॉक में आता हुआ। अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे प्रशांत सावंत जी की तरफ से। प्रशांत जी बताइए। अनुज जी, मैं अभी जो सस्ता ऑप्शन देख रहा हूँ तो ओवरऑल मार्केट एक रेजिस्टेंस पे है, बट इसमें एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है वो होगा TCS। और TCS की जो 3520 की जो स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है वो करीबन 58 के रेंज में चल रही। मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा ऑलमोस्ट 48 का, और 48-47 के जोन में मेरा, यानी 10 पॉइंट मेरी रिस्क होगी। और मेरा यहाँ से टारगेट होगा 175 का, और 75 के ऊपर कंफर्टेबली मैं इसको 90 तक भी जाते हुए देखता हूँ। तो TCS की 3520 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन हम ले सकते हैं। तो 3520 का कॉल लेकर चले TCS का, तेजी करें इसमें। 58 पर है, पहला टारगेट 75 होगा और फिर आगे 90 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। टेक्नोलॉजी का जो फ्लेवर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है आज और इस पूरे हफ्ते में राधा, और इसी के साथ दरअसल बने रहने की सलाह। एफनो सुपरस्टार, गौरव बताइए। देखिए, मेरे रेडर में जो स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी गिरावट के बाद में आपको इनवर्स इंस्टीट्यूट का ब्रेकआउट देखने मिला है। फॉलिंग ट्रेलिंग का ब्रेकआउट भी देखने मिल चुका है। फॉलो बाय नजर आ रही है, वो एडिशन हमको देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 1400 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा और 1485 रुपए का इसमें लक्ष्य होंगे। बजाज फिनसर्व सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग देने वाले 2 स्टॉक्स NBFCs में रहे, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। आप 4029 पे बजाज फिनसर्व को पिक कर रहे हैं। मानस जी का चार्ट का चमत्कार, मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए SRF पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। 200 डे मूविंग एवरेज एक ही दिन रीच हुए हैं। वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं। तो SRF पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2294 ये कैश लेवल्स है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और 2400 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। और आप ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 2340 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 30 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 60 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, SRF पर बाय करना आपको। चलिए मिड कैप फंडा ले लेते हैं। शर्मिला जी, क्या स्टॉक चूज किया? आई एम गोइंग विद आदित्य बिरला फैशन। अगर आप उनके नतीजे देखेंगे तो रेवेन्यूज में अच्छी ग्रोथ थी,
लेकिन मार्जिन्स पर एक इम्पैक्ट था। दिस इज बिकॉज की रेंटल कॉस्ट ज्यादा थे और उन्होंने मार्केटिंग पर भी ज्यादा स्पेंड किया, और मेरे हिसाब से दैट इज अ गुड थिंग इन द लॉन्ग रन, क्योंकि एज वी रिटर्न टू नॉर्मल सी और जैसे लोगों का जिस तरह से बजट भी अपना था विच सॉर्ट ऑफ फोकसेस मोर ऑन कंजम्पशन को जो बढ़ावा देता है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो उन्होंने स्पेंड किया है दैट विल रिलेट इन हायर बिजनेस। लाइफस्टाइल जो ब्रांड है उनका वो अच्छा चल रहा है, पैंटालून थोड़ा स्लगिश है, और जो उनके नए न्यू बिजनेसेस है वहां धीरे धीरे हम देखेंगे कि ग्रोथ होगी। और स्टॉक बहुत करेक्ट हुआ है एक्चुअली पोस्ट नंबर्स, तो वो एक बड़ी वजह है कि जो इस लेवल पर अट्रैक्टिव लग रहा है। सो बाय द स्टॉक, और मेरे हिसाब से आपका टारगेट 300-305 के रेंज में होना चाहिए। एबी फैशन एंड रिटेल, और इनफैक्ट एबी फैशन एक ऐसी कंपनी है जिसने हर वो चीज़ की है जो शायद एक बड़े फैशन हाउस को करनी चाहिए, या फिर बड़ा होने की अगर आप डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं करनी चाहिए। मिलेनियल्स को, यू नो, लग्जरी फैशन वाले लोगों को, सबको केटर करने की कोशिश में, लेकिन वो लार्जली स्टॉक में अब तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन शर्मिला को भरोसा है कैचअप करेगा, तो 300-305 के टारगेट के लिए एक मौका मिड कैप फंडा के तौर पर यहाँ पर ज़रूर है। चलिए आपके लिए फटाफट से वो सभी ट्रेड्स रिकैप कर देते हैं, फिर कुछ और आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेड्स। सस्ता ऑप्शन TCS 3520 का कॉल लेने की सलाह, 75 पहला टारगेट, फिर 90। यह है प्रशांत सावंत का पिक। बजाज फिनसर्व पर गौरव बिस्सा बुलिश है, इधर इन्होंने मौका ढूंढा है तेजी का। 1485 के टारगेट के लिए एक मौका आप तेजी करें, अगर आप ले रहे हैं ट्रेड 1400 पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। फिर आई बात SRF की, और ये आज के टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में शामिल भी है। 2400 के तौर पर ये टारगेट रहेगा और 2294 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। चार्ट का चमत्कार जो मानस ने पिक किया। और एबी फैशन एंड रिटेल आज 1% ऊपर है, इस पर एक बाय कॉल दे रही हैं शर्मिला जोशी। इनफैक्ट याद रखिएगा कार्यक्रम की शुरुआत में एक टेक चेक भी आया था प्रशांत सावंत की ओर से इस पर्टिकुलर काउंटर पर, वो भी बुलिश है। एक स्टॉक जो अचानक अच्छी तेजी दिखा रहा है इस बीच, गाबा साहब डीवीज लैब पर नजर डालिए प्लीज, 2880 के लेवल्स पर। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब इसमें तेजी हुई थी आप ही यहाँ पर कुछ कॉन्फर्मेशन दे रहे थे चार्ट्स पर, उसके बाद थोड़ा सा फिसला, अब फिर से कैचअप कर रहा है। ये 2% का मूव अब किस तरह के लेवल्स आगे दिखा सकता है? ये तो इनफैक्ट अपने वीक 52 वीक हाई से काफी दूर है, वो तो 4000 के ऊपर वाला स्तर था। यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया। उस समय लास्ट वीक एक एग्रेसिव कॉल था ये, उसके बाद एक डिप मिला, हायर बॉटम बनाया, टेक्निकल रूप से एक कंफर्मेशन मिल गया और वो भी ब्रेकआउट मिल गया डीवीएस लैब में। तो मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 2879, स्टॉप होगा 2860। पॉसिबल है कि 2900 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। फिर 3000 तो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट, लेकिन लगता है यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए डीवीएस लैब में। यस ओके, डीवीएस लैब्स देखिए पूरा का पूरा जो एक्सपायरी रिलेटेड प्ले है। अब मैं देख रहा हूँ अगर हम 18100 की कॉल निफ्टी की और 18050 का पुट, याद रखिए निफ्टी में 50-50 के इंटरवल पर पुट्स और कॉल्स होती हैं, तो 18100 की कॉल का प्रीमियम 4 रुपये और 18050 के पुट का प्रीमियम भी करीब करीब 4 रुपये। तो अब मार्केट ये एज्यूम कर रहा है कि अब बस ये ऑप्शन राइटर्स हैं, इन्होंने अच्छी ग्रिप ले ली है और यहीं पर जो एक्सपायरी होगी, तो जो एक्सपायरी की रेंज समझ ली गई है वो 18042 सॉरी से लेकर 18108 गोइंग बाय दिस ऑप्शंस डेटा। लेकिन क्या 3 बजे एक मूव आ सकता है या नहीं आ सकता, ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक्चुअली हम फायर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि 18100 की जो कॉल है उसमें करीब करीब 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आज ऐड हुआ है, 1.45 करोड़ का, और अब यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट हो गया 2.3 करोड़ का। तो ये 176% है अगर, और ये 18050 की पुट, इसमें देखिए कितना ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, 816%। क्योंकि ये 50 वाली जो स्ट्राइक होती है हर्षदा, ये सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन एक्टिवेट होती है, उससे पहले इसमें कोई ऑप्शन लेता नहीं है, सब 100 वाली स्ट्राइक पर ही काम करते हैं। लेकिन 18050 की स्ट्राइक आज काफ़ी एक्टिव है, 1.2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर, और पहले तो सिर्फ 13 लाख था, इसके लिए वो आपको 816% दिखा रहा था। लेकिन तो अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, 2 लेवल्स आप नोट कर लीजिए, 18042 या 18108, दोनों में से कोई भी ब्रीच होगा तो उस तरफ आपको बड़ी ट्रेड मिलेगी। अगर 3 बजे के बाद का मूव आना है तो या तो पूरे दिन ही ऑप्शन राइटर्स का ट्रेड रहने वाला है, वो अलग बात है। बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रैटेजी है ऑलमोस्ट। अब आप देखिए 41500 की पुट देख लीजिए और 42000 की कॉल देख लीजिए, दोनों में ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है ज़बरदस्त है और दोनों में प्रीमियम ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग। तो आज टिपिकल एक्सपायरी डेट ट्रेड प्ले हुई है,
लेकिन क्या 3 बजे स्पेशल कुछ बचा है मार्केट को करने के लिए, इस पर नज़र रहेगी मेरी, मैं उस पर ध्यान रखूँगा। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर इस समय आप मूव देख रहे हैं। DLF में आज अच्छा मूव है। DLF आज सुबह भी रिकमेंड किया गया था चैनल पर। उसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर, वो भी सुबह रिकमेंड हुआ था चैनल पर, 2% ऊपर। इंडियन होटल्स, आज काफ़ी स्टॉक्स में इनफैक्ट टारगेट्स लगे हैं, JSPL, टाटा स्टील। इसके अलावा एक और स्टॉक लेकर आई है SBI कार्ड। SBI कार्ड ने अभी एक इंटरेस्टिंग मूव दिखाया। और केमिकल्स की बात हो रही, आरती इंडस्ट्रीज़ ने एक्चुअली काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। इनफैक्ट जब ये स्टॉक डीमा जो कि स्टैंड अलोन केमिकल एंटिटी के रूप में लिस्ट हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि ये यहाँ से शायद आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन इसने वहाँ से एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया। आज इसमें एक अच्छा मूव है और करीब 2% का मूव। मानस, कुछ लग रहा है चार्ट देखकर आरती इंडस्ट्रीज का काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक? बिल्कुल अंडर परफॉर्मर रहा है। और देखिए अब कहीं ना कहीं केमिकल क्षेत्र में आज हमने बहुत सारे स्टॉक्स में रिवर्सल देखने को देखे हैं या तो ब्रेकआउट देखे हैं, और आरती इंडस्ट्रीज भी तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए। 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो ब्रेकआउट का स्तर है वो 560 रुपए है, उसके ऊपर खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए, 534 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। फ्रेश खरीदारी 560 के ऊपर रहेगी और उसके ऊपर तो शायद आपको 590-95 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये इस समय आरती इंडस्ट्रीज़ पर कॉल। अब एक काम करते हैं, अब हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटी हर्ष उपाध्याय जुड़ गए हैं। उनसे करते हैं कुछ बात। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया जुड़ने के लिए। मैं एक्चुअली आपसे इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, आपका जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें 37,000 करोड़ का AUM है और एक ज़बरदस्त कमबैक किया है उसने परफॉर्मेंस के हिसाब से। एक हमारे व्यूअर्स को आप अगर बताना चाहें कि क्या फ्लेक्सी कैप फंड्स में इस समय इन्वेस्ट करने का सही टाइम है, और अगर हाँ तो क्यों, और उसके कोई रीज़न, और इस कमबैक का कोई रीज़न? गुड आफ्टरनून अनुज, थैंक यू। देखिए, फ्लेक्सी कैप एक ऐसा कैटेगरी है जो ऑल वेदर कैटेगरी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है मार्केट कैपिटलाइजेशन रेंज को लेके। तो उस हिसाब से ये एक इजी टू चूज काइंड ऑफ अ कैटेगरी है फॉर अ न्यू इन्वेस्टर। ये जो निवेश करते हैं उनको या तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट से साथ बैठ के उनको अलोकेशन समझना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर उस फंड्स को चूज करने पड़ते हैं। लेकिन अगर वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को चूज करते हैं तो उसमें उनको ये सब सोचना नहीं है कि मिड कैप में कितना अलोकेशन होना चाहिए या लार्ज कैप में कितना अलोकेशन होना चाहिए। वो फंड हाउस या फंड मैनेजर के हिसाब से जो जुडिशियस इन्वेस्टमेंट कॉल रहेगा उस हिसाब से होता है। तो हमारा मानना ये है कि फ्लेक्सी कैप फंड तो जरूर सभी के लिए ठीक ठाक फंड है, रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए, सबके लिए। अगर कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर है शायद उनको थीमेटिक कैटेगरी का फंड चाहिए होगा या मिड एंड स्मॉल कैप का ओरिएंटेशन थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, बट अदरवाइज हमें लगता है कि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सबके लिए सूटेबल है। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात आई, हमने तो वही जो इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन जो पहले से सालों से फॉलो करते आ रहे हैं वही किया है। देखिए, जरूर वो 2020 का जो कोविड लॉस था और उसके बाद जो जबरदस्त बुल रन आया था अक्टूबर 2021 तक, वहां पे काफी सारे एक्सटर्नल चैलेंजेस थे। फॉर एग्जांपल, कभी भी मार्केट में ऐसा नहीं हुआ कि 1.5 साल तक मार्केट चलता रहा और इवन 10% का करेक्शन निफ्टी में नहीं आया था उस दौरान। और दूसरा ये था कि IPOs बहुत ही स्ट्रांग ओपन हो रहे थे और काफी सारे फंड्स में अलोकेशन कम मिल रहे थे। और जैसे कि फ्लेक्सी कैप का अगर आप देखते हैं, ये 37,000 करोड़ का फंड है और इसमें भी वही अलोकेशन मिल रहा था जो 2,000 या 1,000 करोड़ के फंड में जो मिल सकता है। तो उस हिसाब से छोटे फंड्स को IPO में जो निवेश करके जो अपसाइड मिल रहा था वो बहुत ही ज्यादा मिल रहा था कंपैरेटिव। और ये सब वजह से उस दौरान थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस झेलना पड़ा, लेकिन कमबैक तो काफी अच्छे तरीके से हुआ है। और हमारा मानना यही था कि ग्लोबल ग्रोथ काफी चैलेंजिंग रह सकता है और डोमेस्टिक ग्रोथ पे फोकस किया और डोमेस्टिक सेक्टर्स सच एज बैंकिंग, इंडस्ट्रियल्स, ऑटो, सीमेंट, ये सब कुछ चुन के रखा था और यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस काफी इम्प्रूव हुआ है उसके वजह से। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि उसमें स्मॉल कैप का बहुत कम वेट है, सिर्फ 0.4%, और करीब 76% तो जायंट या लार्ज कैप में है। तो अब आपको लग रहा है कि अभी भी स्मॉल कैप
में मतलब स्मॉल कैप्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म भी किया है, तो एक क्या मार्केट में क्या वरी है स्मॉल कैप्स को लेकर? देखिए, इस फंड में हमने कभी भी स्मॉल कैप्स को 5% से ज्यादा नहीं लेके गए, क्योंकि एक तो है कि इसमें लार्ज कैप टिल्ट रखने से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर साइकिल्स, जैसे कि इस फंड अभी 13-14 साल पुराना फंड है, आपको देखने को मिलेगा कि हर एक साइकिल में इस फंड अच्छा किया है। तो इसलिए क्योंकि हमने एक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन रखा है जहां पे लार्ज कैप अलोकेशन 65 से 75% रखते हैं और बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप में स्पेशली हम कभी 5% से ऊपर नहीं गए हैं। लेकिन अगर हम अभी का बात करें तो क्लियरली मिड एंड स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशन कंफर्ट जितना लार्ज कैप कैटेगरी में है उतना नहीं है। और अगर आप इस तिमाही का नतीजे भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर डिसअपॉइंटमेंट्स मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में हुआ है। लार्ज कैप्स फिर भी ठीक ठाक नतीजे दिए हैं। तो इस वजह से हमारा जो टिल्ट है वो थोड़ा सा लार्ज कैप के साइड है, अभी करीब करीब 72% लार्ज कैप का टिल्ट है। तो ज्यादा टिल्ट ऑफ कोर्स लार्ज कैप्स में, और लार्ज कैप्स में भी मैं देख रही हूँ कि ऑफ कोर्स क्योंकि फाइनेंशियल्स का वेटेज उतना ज्यादा है, तो आईसीआईसीआई बैंक में आप करीब 9% आपकी होल्डिंग्स है, एक्सिस में 4.5-5% तक की, दूसरे भी बैंक्स है। सेक्टोरली अगर आप इस समय एक फ्रेश व्यू लेना चाहें, जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को दोबारा रीजिग करेंगे और अगर आपको मौका मिले, तो क्या बैंक्स का वेट एज इज रहेगा वर्सेस टेक्नोलॉजी का वेट? क्योंकि वहां पर इन्फोसिस जैसे ट्रेड्स हैं या फिर कंपनियां हैं, क्या वहां पर आपको लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी है कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा वेटेज बढ़ाए, कुछ और एलोकेशंस बढ़ाएंगे? देखिए, करीब 15 से 18 महीने से हमारा पोजीशनिंग मोस्टली डोमेस्टिक फोकस पे चल रहा है, क्योंकि क्लियरली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं या ग्लोबल फेसिंग बिजनेसेस हैं, वहाँ पे ग्रोथ का कंसर्न्स अभी भी बरकरार है। और इस बैकग्राउंड में हमारा जो पोजीशनिंग है वो शायद ही बहुत चेंज होगा यहाँ से। अगर कोई एक सेक्टर बहुत ज्यादा रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया, अंडर परफॉर्म किया या फंडामेंटली कुछ और चेंजेस हुए हैं तो फिर हो सकता है कि काफी चेंजेस हो। लेकिन आज के दिन में हमें अभी भी लगता है कि जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, स्पेशली द साइक्लिकल सेक्टर्स, जो इन्वेस्टमेंट साइकिल से काफी जुड़े हुए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल्स, सीमेंट, बैंकिंग भी, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो इन्वेस्टमेंट साइकिल जैसे स्ट्रेंथ आता है तो क्रेडिट ग्रोथ भी इंप्रूव होना चाहिए। तो ये सब सेक्टर्स के लिए जो ग्रोथ रेट्स हैं वो काफी स्टेबल रहेंगे और इम्प्रूवमेंट भी नजर आ रहा है। जैसे कि आईटी को देखेंगे तो शायद ही यहाँ से इमीडिएट टर्म में कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट नजर में आ रहा है। तो उस हिसाब से हमारा जो पोजीशनिंग है वो लगता है कि और समय तक कंटिन्यू हो सकता है। हर्ष, ऑटो को लेकर आपका क्या रुझान रहेगा? क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ टायर कंपनियों पर आप लोगों ने दाव लगाया और रिसेंटली आपने अपोलो टायर्स खरीदा, बट जो एक्चुअल ऑटो कंपनियां या फिर जो OEMs है उसमें हीरो मोटोकॉर्प पर ही फोकस है। क्या ये एंसिलरी के जरिए ज्यादा बेहतर ट्रेड आपको दिख रहा है ऑटो में? नहीं, एक्चुअली अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल्स के भी कुछ स्टॉक्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में। हमारा ओवरवेट स्टांस ऑटो एंसिलरी और ऑटोमोबाइल दोनों सेक्टर्स पे है। ऑटो में स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हमें लगता है कि जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीजेस के वजह से जो प्राइसिंग पे जो फर्क पड़ा था या प्रॉफिटेबिलिटी पे जो इफेक्ट हुआ था वो शायद यहाँ से मॉडरेट होते हुए दिखाई देना चाहिए। और जो नए जो मॉडल्स जो मार्केट में आए हैं पैसेंजर व्हीकल्स में, वहाँ पे भी इंटरेस्ट काफ़ी अच्छे हैं, वेटिंग पीरियड अभी भी अच्छे चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि डिमांड भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स भी इंप्रूव होने का अनुमान है। तो इसलिए ऑटो पे हमारा ओवरवेट स्टांस है। और उसी हिसाब से जो ऑटो एंसिलरीज हैं, जहाँ जहाँ पे भी हमें वैल्यूएशन का कंफर्ट है और जहाँ पे भी हमें लगता है कि OEMs के डिमांड के हिसाब से अच्छा होना चाहिए या रिप्लेसमेंट मार्केट की वजह से डिमांड अच्छा होना चाहिए, वहां पे भी हमारा पॉजिटिव एक्सपोजर है। जी हर्ष जी, जब बाजार बहुत अच्छा एडवांटेज कैपिटल गुड्स को देख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रहा है, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को दे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट कंपनियों को दे रहा है, सीमेंट पे आपका टेक क्या है ऐसे में? और मुझे मालूम है आप किसी समूह पर टिप्पणी नहीं करेंगे और वो आपको करनी भी नहीं चाहिए,
बट एक्स ऑफ अदानी, आई मीन उन दो स्टॉक्स को छोड़ के पूरे सीमेंट स्पेस में आपका व्यू क्या है इस वक्त? हमारा व्यू तो काफी पॉजिटिव है सीमेंट सेक्टर पे। हालांकि करीब करीब 2 क्वार्टर से यहाँ पे मार्जिन्स का काफी एडवर्स प्रेशर आया हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि जैसे हमने बात किया ऑटो सेक्टर का या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आप लेंगे, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन मॉडरेट होगा, कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर्स नीचे होंगे, इनपुट कॉस्ट प्राइसेस नीचे होंगे, फ्यूल कॉस्ट प्राइसेस नीचे होंगे, तो उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी सभी सेक्टर्स में इंप्रूव होना चाहिए और सीमेंट में जरूर वो देखने को मिलेगा। हमारा पॉजिटिव राय इसलिए है क्योंकि ये सेक्टर जो है ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे काफी डिपेंडेंट है और वहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि काफी सारा गवर्नमेंट फोकस है। आपने रिसेंट बजट भी देखा होगा जहाँ पे करीब करीब 30% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम पे। प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स भी काफी चल रहा है। रियल एस्टेट में जो अपटर्न है वो भी सीमेंट के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि जो डिमांड ग्रोथ अभी देखने को मिल रहा है वो यहाँ से भी इम्प्रूव होना चाहिए। और दूसरी बात है कि मार्जिन्स डेफिनेटली यहाँ से इम्प्रूव होते दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप इंडस्ट्री को देखें, इंडस्ट्री अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है करीब करीब लास्ट 10 ईयर्स में। पहले 1 दशक पहले अगर आप देखते तो टॉप के जो 4 या 5 जो कंपनीज थे उनके जो एग्रीगेट कैपेसिटी था वो शायद 1/3 था या 35% था, लेकिन आज के दिन में कंसोलिडेशन के बाद जो टॉप प्लेयर्स का कैपेसिटी है वो करीब करीब 55 to 60% है। तो यानी कि इस इंडस्ट्री में जो प्राइसिंग पावर आएगा नेक्स्ट जो अप साइकिल है उसमें काफी सारा प्रॉफिटेबिलिटी गेन्स होगा इंडस्ट्री के लिए, ये हमारा अनुमान है। तो इस हिसाब से हमारा ओवरवेट एक्सपोजर सीमेंट में कंटिन्यू होगा। ओके, हर्ष जी आखिरी प्रश्न पूछूंगा इनफैक्ट आपसे, क्योंकि बैंकों पे काफ़ी बातचीत हो चुकी है। पोस्ट बजट सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग स्विंग हमने एनबीएफसीज में देखा। अब देखिए बजट के बाद क्या हुआ, आपकी ये जितने भी इंश्योरेंस स्टॉक्स थे वो कोलैप्स हुए, फिर थोड़ा सा स्टेबल हुए। एचएफसीज और आई थिंक स्टॉक्स लाइक बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनियां, इन पे आपका टेक क्या है? क्योंकि एक धड़ा ये भी था गोल्ड फाइनेंस कंपनीज का, इस बार बाजार ने उनको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। तो एनबीएफसीज पे आपका टेक क्या है? क्या चीज कर रहे हैं आप इस सेगमेंट में इस वक्त? देखिए एनबीएफसीज में हमें जो पसंद आता है वो सब डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल्स है, जो कि अगर एक ही वर्टिकल पे कोई एनबीएफसी फोकस कर रहा है वहाँ पे उतना ज्यादा रिस्क है। तो हमें लगता है कि अगर लेंडिंग ग्रोथ को खेलना है तो शायद बैंक्स, स्पेशली लार्ज बैंक्स को खेलना बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज होने का आशंका है और उसके चलते हुए जो डिपॉजिट रेट्स पे जो बढ़ोतरी होगी और उसके वजह से जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ेगा, वो सब कंसर्न्स कम है लार्ज बैंक्स में। जैसे कि आप एनबीएफसीज का बात करें, कोई डाइवर्सिफाइड बिजनेस हो या सिंगल वर्टिकल बिजनेस हो, लेकिन कॉस्ट प्रेशर तो ज्यादा ही रहेगा कंपेयर टू बैंक्स। तो उस हिसाब से हमारा ज्यादातर जो एक्सपोजर है फाइनेंशियल्स में वो लार्ज बैंक्स में है, और उसके बाद जो डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज में थोड़ा बहुत निवेश भी किए हैं। लेकिन अगर आप नॉन लेंडिंग बिजनेसेस को देखते हैं विद इन फाइनेंशियल, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गया, वहां पे हमारा इतना सारा एक्सपोजर नहीं है। चलिए हर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी पहलुओं पे बातचीत करी आपने, अपना प्रकाश मतलब अपना नजरिया पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं सर निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। इस बीच इंडिसेस आपकी स्क्रीन पे 18063 टिपिकल, अगर आप देखें उस एक्सपायरी सेटअप के अंदर फंसता हुआ इंडेक्स। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होता है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर M&M के बारे में, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दरअसल इसकी शुरुआत जो हुई थी वो JC, KC और गुलाम मोहम्मद साहब की तरफ से शुरुआत की गई थी। तो इस कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। शुरुआत में तो एक स्टील कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब पार्टीशन हुआ
तो गुलाम मोहम्मद साहब इस कंपनी से बाहर गए और वो पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री के तौर पर शुमार हुए और फिर JCKC की तरफ से इस कंपनी को फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया गया और उसका नाम भी बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा किया गया। बहुत गौरतलब बात यह भी है कि सन 2000 में भारत को जब पहली SUV मिली थी तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से ही आई थी, स्कॉर्पियो उसका नाम था। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना एक खुद का म्यूजियम भी चलाता है, जिसको वो आमतौर पे म्यूजियम ऑफ लिविंग हिस्ट्री के तौर पे जाना जाता है। वहाँ पर कई सारे पुराने ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या महिंद्रा की हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो ऐसे कई सारे फैक्ट मैंने हम देख रहे हैं कमाई का अड्डा। निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है रिकवरी दिखाने की। फिलहाल 21 अंकों की गिरावट पर इस समय खड़े हैं हम। निफ्टी 18,061 लेवल्स पर, तो ऊपरी लेवल से हल्का जरूर हुआ है बाजार अनडाउटेडली, लेकिन अपने पॉजिटिव जोन को होल्ड करने की पूरी कोशिश या फिर वो कम बैक दिखाने की कोशिश निफ्टी बैंक में। मिड कैप्स पर फोकस करिए, 250 अंक ऊपर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में कुछ खास ज्यादा बदलाव नहीं, तेजी की तरफ ही ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं। लेकिन एक जो पूरी थीम आज उभर कर आई है वो है डिफेंस कंपनियां। हम कुछ देर पहले हाल की बात कर रहे थे, मजगांव डॉक का हमने जिक्र किया। BEL जो शर्मिला का पिक था उसको रिविजिट करते हैं। BEL में आज देखिए 4% का मूव आया है। ओपन इंटरेस्ट रिलेशन बहुत ही माइन्यूट देखने को मिला, लेकिन अभी अभी खबर भी आ रही है BEL से जुड़ी हुई कि इन्होंने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ दरअसल एक करार किया है। लोरा वेपन सिस्टम्स के लिए दरअसल ये करार हुआ है, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट डील आती हुई साफ देखने को मिल रही है BEL के फेवर में। रुचित, अगर इस स्टॉक पर नजर डाले, ये लॉन्ग रेंज अटैक सिस्टम्स बनाती है लोरा और IAI का इसमें अच्छा खासा दबदबा है। एक अपॉर्चुनिटी जरूर रहेगी, वो डिटेल्स आगे होपफुली निकल कर आएंगे कि किस तरह का ये टाई अप है। लेकिन क्या एक मौका है 98 के आसपास BEL में नया ट्रेड लेने की? यस, अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी एक प्राइस बेस्ड करेक्टिव फेज के थ्रू जा चुका है, जहां पे 110-112 के रेंज से स्टॉक में 88 के रीसेंट क्लोज बनाए। और जैसे वॉल्यूम्स आज के सेशन में ज्यादातर ये सब डिफेंस नेम्स में हुए, ये देख के लग रहा है कि फ्रेश लेग ऑफ अपसाइड की शुरुआत है। तो शॉर्ट टर्म में कम से कम 104-103 तक के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करके करंट लेवल्स पे भी ये स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। खरीदारी का अच्छा मौका यहाँ पर BEL में आपके लिए उभर कर आ रहा है। 3.5% से ज्यादा के मूव्स इस घंटे इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, BEL इनफैक्ट हर्षदा, मैं कुछ देर पहले शायद ये ट्रेड लिया था, लेकिन मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊँ, मैं हिचकिचा रहा था कि इतना चलने के बाद लूँ क्या नहीं। लेकिन आपने अगर आप देखें इसको डिस्कशन में शामिल कर लिया एंड इट्स नाउ एट डे हाई 98.10 पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, कुछ ट्रेड्स जो अच्छे रहे, हमने वो अपोलो टायर्स की कॉल ली थी। अब यकीन मानिए 5 रुपए का वो ऑप्शन 6-6.5 का हाई लगा के आया। तो क्लोजिंग जब ऑप्शन ट्रेड्स लेते हैं ना और प्रॉफिट्स अच्छे मिले 1-2% का, और वो तो 5.75 तो अभी भी है, 6.50 का हाई लगा के आया। तो प्लीज़ प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिएगा। जैसे ये था आपका कोफोज हो गया या फिर आपका MGL हो गया। खैर, अभी काम करते हैं 3-8। अब डीलर्स की एक्सपेक्टेशन कल के सेशन के लिए क्या है, क्या चेज कर रहे हैं वो भाई, बात करते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून। एग्जैक्टली स्विंग अच्छा है, एक्सपायरी डे में ट्रैप था आज सेशन, बट स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या है यतिन डीलर्स की? गुड आफ्टरनून वीरू। देखिए, डिफेंस स्टॉक्स तो हैं ही रेडार पे डीलर्स के, लेकिन अपोलो टायर्स ये एक स्टॉक है जहां डीलर्स को लगता है ट्रैक्शन अच्छा बिल्ड हो सकता है। बड़े दिनों बाद यहां आपको अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक करंटली लगभग 2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। डीलर्स को लगता है 345 से लेकर 350 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 4% का इजाफा, और डीलर्स के मुताबिक जो सूत्र हैं उनको लगता है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, जिसके कारण स्टॉक में अच्छा सपोर्ट आपको लो लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गैस स्टॉक्स आज फोकस में है, अच्छी तरीके से चल रहे हैं। यहाँ उनकी पसंदगी IGL पे है, जहाँ HNIs खरीदारी कर रहे हैं 450 से लेकर 470 के टारगेट्स के साथ। ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो टॉप 5 टॉप OI गेनर्स में से एक है IGL। फरवरी सीरीज में लगभग 8% से इसका ओपन इंटरेस्ट आज बढ़ा है, तो यहाँ भी आपको फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिले हैं। इतनी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अपोलो टायर्स काफ़ी धूम मचा रहा है इस समय, और अभी फिर एक मूव स्टॉक में, और इवन डीलर्स की रिकमेंडेशन पर ये स्टॉक अपोलो टायर्स 334
25 इस समय अभी करंट स्विंग में। चलिए काम करते हैं, अब BTST ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। बाय द वे निफ्टी में वो जो मैं बात कर रहा था कि एक 3 PM मूव खासतौर से निफ्टी बैंक में आने के चांसेस हैं। देखिए निफ्टी बैंक ने वो लोअर स्विंग लगाया है, एक बार निफ्टी बैंक का इंटरडे लेकर आइए, और 41,683, और निफ्टी पर जो मैंने लेवल डिस्कस किया था कि 18,042 से लेकर 18,108, एक दोनों तरफ की एक्सट्रीम मार्केट ने बना लिए थे। अब 18,051, 18,000 तो लग रहा है कि वो 18,050 की कॉल पुट और 18,100 की कॉल जो थी उसमें 18,100 का कॉल राइटर तो सेफ है, लेकिन 18,050 का पुट राइटर सेफ है या नहीं ये इंटरेस्टिंग होगा, अगर स्पेशली अगर हम 18,040 के नीचे फिसले यहाँ पर तो। लेकिन अभी के लिए 18,045 निफ्टी का लेवल, और कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं जहाँ पर आपको 3 PM मूव क्लियरली दिखाई देगा। और उसमें सबसे पहले तो खैर मैं HDFC बैंक को देखना चाहूँगा, क्योंकि वो एक देखिए बिल्कुल HDFC बैंक एब्सोल्यूट डे लो पर इस समय, वो जो हल्की सी रिकवरी आप देख रहे थे वो पूरी की पूरी 3 बजते ही फिजल आउट हुई, और वहाँ पर एक मूव आपको दिखाई देगा। उसके अलावा सन फार्मा, वहाँ पर भी एक लास्ट आवर मूव सन फार्मा में दिखाई देगा आपको। HCL टेक का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, देखिए इतने स्ट्रॉन्ग IT रैली में HCL टेक का लास्ट 10 मिनट का बिहेवियर देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए ये 3 बजे के बाद का मूव HDFC लाइफ में, ये नॉर्मली कुछ स्टॉक्स एक्सपायरी वाले दिन इस तरीके से बिहेव करते हैं, और वही यहाँ 3-4 स्टॉक्स के साथ हुआ। और अब निफ्टी 18,042, 18,041 पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग 18,040 इस समय निफ्टी पर। BTST ट्रेड्स का सिलसिला शुरू करते हैं। गावा जी बताइए क्या ट्रेड लेंगे, BTST या STBT? BTST स्टॉक है जुबिलेंट फूड, ट्रेड कर रहा है 466। मुझे ध्यान है लास्ट वीक आपने पिछले हफ्ते बात की थी इसकी जुबिलेंट फूड की, उसके बाद अच्छा बेस बना हुआ है और आज अप्पू मिला भी है। ट्रेड कर रहा है 466 के आसपास, स्टॉप होगा 463, टारगेट होगा 480 जुबिलेंट फूड। जी हाँ, जुबिलेंट फूड हमने डिस्कस किया था, ये काफ़ी टाइम बाद इस स्टॉक ने एक मूव दिखाया है, और इस समय एक BTST कॉल 480 के टारगेट के लिए प्रकाश गाबा जी की तरफ से। प्रशांत जी आपकी BTST ट्रेड? जी अनुज जी मेटल्स के साथ जाना चाहूंगा। जिंदाल स्टील में ट्रैक कर रहा था 600 के ऊपर, ऑलमोस्ट मान के चलेंगे क्लोज कर रहा है, तो 601 पे है। स्टॉप लॉस रखेंगे 594, 594 का, और टारगेट रखेंगे 615 से लेके 620 का। ओके, JSPL आपका ट्रेड है यहाँ पे। अच्छा मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए BTST के लिए GNFC पे खरीदारी करने की राय रहेगी। GNFC के पैटर्न देखें तो आज रिवर्सल देखने को मिला है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है, 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो GNFC में खरीदारी करेंगे 542 के स्टॉप लॉस से 565 के टारगेट के लिए। GNFC का आप देखें इट्स अ बाय, और यस अच्छा मूव यहाँ पर इसने लिया आज। अब 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ है पोस्ट आई थिंक 25 दिन के बाद, यानी एक सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड किया 20 डेमा के नीचे। रुचित आपका ट्रेड क्या होगा? कैश स्टॉक है जिसने आज अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, सुप्रजीत इंजीनियरिंग लगभग 6 से 8 महीने का एक कंसोलिडेशन स्टॉक में था, जिसके रेजिस्टेंस आज ब्रेक हुआ, और आज के वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स कंपेयर टू इट्स एवरेज आज हुए हैं। तो आई थिंक ये एक ट्रेंडेड अपमूव की शुरुआत हो सकती है स्टॉक में। तो BTST पर्सपेक्टिव से करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 344 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 377 के टारगेट्स के। तो ये फिलहाल देखिए तमाम BTST ट्रेड्स आपके सामने आए हैं और सभी तेजी वाले ट्रेड्स हैं, लेकिन तेजी के पक्ष में निफ्टी बैंक के ट्रेडर्स नहीं है। 50 पॉइंट के नुकसान पर पहले एक हल्का डिप देखने को मिला था, अब वो डिप थोड़ा सा गहराता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स एक बार स्क्रीन पर रखेंगे तो सामने आपको समझ में आएगा कि किन स्टॉक्स की तरफ से ज्यादा ड्रैग साबित हो रहा है। HDFC बैंक तो कमजोर है ही, लेकिन इसके साथ ही जो कोटक तेजी की तरफ था वहां पर भी ऊपरी लेवल से थोड़ी सी पोजीशंस हल्की होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन तेजी में कुछ कम हुआ है। लेकिन HDFC बैंक, SBI, एक्सिस और ICICI बैंक यहाँ पर दरअसल बिकवाली के सौदे जो हैं वो थोड़े और बढ़ गए हैं जैसे जैसे हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पर एक डाउन टिक आता हुआ ये जो पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, मानस इसमें कुछ स्पेशली HDFC बैंक के लिए खास रीड करना है क्या? नहीं, मैं नहीं समझता कि ट्रेंड में कोई चेंज आया है। आई थिंक ट्रेंड पॉजिटिव है HDFC बैंक का या HDFC लिमिटेड, दोनों ही चार्ट्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं, और मेरा समझना है कि केवल एक पॉज है, ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए 1650 के स्टॉप लॉस से, और जब भी 680 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम 1705 तक के स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो पोजीशंस यहाँ पर लॉन्ग वाली होल्ड करें, लेकिन इंडेक्स पर दबाव आ रहा है अब लगभग 80 पॉइंट नीचे। बिल्कुल हर्षिता, और देखिए एक्सपायरी वाले दिन कई लोग एज्यूम कर लेते हैं कि बस अब वो बेस बचा रहेगा ऑप्शन वालों का, लेकिन अभी भी 18,050 डिसाइसिवली नहीं टूटा है। लेकिन मैं एक बार अगर वो 18,050 के पुट एक बार वापस जरा एक बार स्क्रीन पर आ जाए, मेरे ख्याल से तब 4 रुपये रेट था इसका। अब देखिए इसमें इशू क्या है, एडजस्टेड क्लोज लेते हैं हम 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो उसके हिसाब से कि हर मिनट का जो वॉल्यूम है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करके उसका वेटेज लिया जाता है और उसके बाद उस सेटलमेंट पे अराइव किया जाता है। तो अब वो 7.5 रुपये की हो गई, वो जो 4 रुपये वाली पुट थी। अब अगर ज़्यादा यहाँ से गिरी मार्केट वन वे तो इंटरेस्टिंग होगा। और एक बार जरा वापस वो ये प्योर एक्सपायरी मैनेजमेंट है ऐसा, और कुछ नहीं है, ये प्योर आपका एक एक्सपायरी प्ले है। निफ्टी का इंटरडे देख लीजिए, बैंक निफ्टी का इंटरडे देख लीजिए, और ये हमने डिस्कस भी किया था कि आज शायद आप चेज ना करें तो बेटर रहेगा। और खासतौर से बैंक निफ्टी में तो आप बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, और बैंक निफ्टी तो रह के ना तंग कर रहा है, मतलब ऊपरी लेवल पर। और 42,000 का कॉल राइटर इसको मूव नहीं करने दे रहा है बिल्कुल भी। 41,500 और 42,000 एक पिंग पोंग रेंज बन गई है। ये देखिए क्या बिल्कुल उसी रेंज में, वो दोनों मूविंग एवरेजेस के एकदम बीच में बैंक निफ्टी से फंसा हुआ है। मैं इनफैक्ट कावा साहब से पूछने वाली हूँ, ये निफ्टी बैंक में जो पिंग पोंग या टीटी मैच चल रहा है, इसमें स्मैश मारने का मौका मिलेगा क्या कावा साहब, आइदर वेज, ऊपर या नीचे? ऊपर मिलेगा, लेकिन 41,200 के आसपास थोड़ा डिप, अभी वापस कंजेशन जोन में आ रहा है बैंक निफ्टी। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 41,700, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और आज का जो टारगेट था 42,000 के करीब था, 42,000, वहां 41,950 के साथ को चला, लेकिन अब वापस कंजेशन जोन में आया है। अगर कल गैप डाउन खुलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, और गैप अप खुलता है तो फिर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। लो लेवल देखेंगे कंजेशन जोन में, अब कंजेशन जोन में बैंक निफ्टी। चलिए इस बीच चलिए अपने निफ्टी बैंक की बात हुई, अब एक काम करते हैं। जो स्टॉक्स पॉज मोड में थे उसमें आज आईटीसी रहा 383 पे फ्लैट, अगर आप देखें यहाँ पर क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। एक बार देखते हैं कि जो मार्केट के स्टेट्स थे डेरिवेटिव्स में वो क्या कहते हैं, और जो ब्रेथ थी डेरिवेटिव्स में वो क्या थी। आपकी स्क्रीन पे 72 लॉन्ग्स, सुबह मेरे ख्याल से इट वाज आई थिंक 83, मेरे ख्याल से 83 है डिजिट थी। 72 लॉन्ग्स अभी हैं 53, अगर आप देखें तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 44 एंड आई थिंक 23 लॉन्ग अनवाइंडिंग्स। क्या हुआ, देखिए पीआई इंडस्ट्रीज आज का स्टार प्राइस परफॉर्मर। एचएएल में जो क्लोजिंग में स्विंग आया वो काफ़ी काबिल तारीफ था। ओएनजीसी का उनका स्पेस में आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था। एंड टेक महिंद्रा स्टार ऑफ द डे एंड एम्फेसिस इन मिड कैप आईटी। तो आईटी आज ऑयल गैस स्पेस के कुछ कैंडिडेट्स आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे अलॉन्ग विद डिफेंस। और इनफैक्ट डिफेंस में याद रखिएगा बीएल दोनों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। बीएल शायद मेरे ख्याल से ओआई के एडिशन के लिहाज से अगर आप देखें थोड़ा पीछे आता होगा, इसलिए शीट में अपीयर नहीं हो रहा है। बाकी शॉर्ट कवरिंग में नवीन फ्लोरिंग, डीएलएफ, एमसीएक्स, ओबरा रियल्टी, जेएनएफसी का ट्रेड अभी हमने पिक भी किया। ओबरा रियल्टी डीएलएफ में दोनों में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी आज शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए। ये दोनों स्टॉक्स जो है वो बेस से बाहर निकल के आ रहे हैं। बाकी इंटरग्लोवेशन के लिए अगर आप देखें जैसा होना था वैसे ही हुआ। इंटरग्लोवेशन लगभग आपकी स्क्रीन पे 3.5% ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप। बाकी अगर आप देखें आईसीआईसीआई प्रू, बाटा, बीपीसीएल, रैमको सीमेंट्स। सीमेंट पे थोड़ा डाइवर्जन था। इनफैक्ट रैमको सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे अगर आप देखें शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, कुछ स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप भी था। बाकी वोडाफोन आइडिया, कॉनकॉर, आरबीएल बैंक, मन्नापुरम फाइनेंस और एमएनएम अभी कुछ देर पहले मैं देख ही रहा था इस स्टॉक को, ये थोड़ा सा कोलैप्स हुआ और बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। एक बार जरा कुछ हैवी वेट्स को देखते हैं कि जो आज जिनके लिए जिनको इंडेक्स के आई थिंक एडवांटेज मिल रहे थे पिछले कुछ सेशन में, वो क्लोज कैसा दे रहे हैं। लुक एट रिलायंस। मानस स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर रहेगा, बस मैं एक व्यू चाहूँगा आपका रिलायंस पे। ये क्लोज कैसा है, आई मीन 2 सेशन में लगभग आप 2323 से लेकर लगभग 2336 का 2436 का मूव, 100 रुपये का वो, और आज सुबह आप मान लीजिए 33 रुपये 50 डेमा टेस्ट करके आ गया। एक अच्छा पॉज लिया है रिलायंस ने आपके मुताबिक? तो देखिए पिछले 3 दिनों में करीब 150 रुपए का आपको देखने को मिला, तो प्रॉफिट बुकिंग तो जस्टिफाइड है। आई थिंक ट्रेंड में कहीं रिवर्सल नहीं है, केवल एक छोटा सा करेक्शन है। जब तक 2400 रुपए के नीचे नहीं जाएगा तब तक आई थिंक ट्रेंड बुलिश बना रहेगा। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन बने रहिए, 2400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। और कल अगर ये 2440 के ऊपर सस्टेन करेगा, 2440 के ऊपर सस्टेन करता है और ट्रेड होता है, तब फिर से खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर से एक नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा जिसमें शायद 2475 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे।
तो लेट्स सी कल का दिन क्या लेकर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। कल और आज में तो इसमें अच्छी तेजी बनी थी, लेकिन ऊपरी लेवल से काफी सिग्निफिकेंट मुनाफा वसूली, इनफैक्ट मुनाफा वसूली की चपेट में आज कोटक अब 0.5% का प्रेशर आ रहा है इसमें। L&T में भी हमने देखा है पिछले 10 मिनटों में कुछ मुनाफा वसूली बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर दबाव साफ देखा गया है। ऑटो साइड पर आज हमने देखा M&M हो, आपका आयशर हो, टाटा मोटर्स हो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, सभी नेगेटिव साइड पर बैठते हुए दिखाई दिए हैं। तो कुछ कुछ मुनाफा वसूली के अंश इधर भी देखने को मिले। रुचित, इनमें से कोई ट्रेड जहां पर आपको लग रहा है डिप पर मौका फिर दे रहा है पोजीशन लेने का? आज नहीं लेकिन कल सुबह में इसको शायद तेजी कर सकते हैं या फिर मौका ढूंढ सकते हैं पोजीशन खड़ी करने का? डिप पर नहीं, लेकिन ब्रेकआउट में मैं आयशर मोटर्स पे जरूर ध्यान रखना चाहूंगा, क्योंकि ऑफ लेट प्राइस वाइज करेक्शन के बाद में लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन देखे तो रिसेंटली जो गैप डाउन ओपनिंग भी हुई थी, वो गैप डाउन ओपनिंग के बाद में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुए। तो लास्ट कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशन से 3320 ये हर्डल एक्ट हो रहा है। सो एक बार ये 3320 का लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट कल के सेशन में आ जाता है तो आयशर मोटर्स आई थिंक कैंडिडेट रहेगा जहां पे काफी अच्छा मूव हम मानो 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए अभी 3 PM मूव ज़बरदस्त हो रहा है और 18,028 पर अब निफ्टी और बैंक निफ्टी 122 पॉइंट नीचे। कोटक महिंद्रा बैंक का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। कोटक महिंद्रा बैंक एट डे लो और SBI की हमने सुबह बात की थी कि SBI का बिहेवियर काफ़ी बैंक निफ्टी को परेशान कर रहा है लगातार। इतने अच्छे नंबर्स, वो क्लैरिफिकेशन, सब कुछ आने के बाद भी स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये देखिए आज भी SBI का स्टॉक डे लो पर जाकर बंद हो रहा है। और एक और स्टॉक जोड़ देता हूँ मैं, ITC भी अब करीब करीब डे लो की ट्रैजेक्टरी के बहुत करीब, और एक्सिस बैंक का, ये 3-4 स्टॉक्स हैं। HDFC बैंक तो ऑब्वियसली अगर आप बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि HDFC बैंक ने सबसे ज़्यादा फैक्टर इन किया डिक्लाइन में, और SBI शायद नंबर 3 पर और कोटक नंबर 2 पर होगा। ये 3 स्टॉक्स और ये तीनों के तीनों मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी मूव्स प्योरली। ये आपकी स्क्रीन पर HDFC बैंक, अच्छा एक्सिस ने भी अच्छा खासा परेशान किया, ये भी इस समय डे लो की ट्रैजेक्टरी पर, लेकिन ये अगेन प्योर एक्सपायरी मूव। 18,026 अब निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट ऊपर यहाँ पर निफ्टी रह गया है। गाबा जी एक बार HCL टेक पर भी व्यू दीजिए, ये आज अंडर परफॉर्म किया है इसने IT पैक को। यस, सरप्राइजिंगली अंडर परफॉर्म किया। एक गैप अप तो खुला, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे सैंकिल हुआ। लेकिन देखा जाए तो HCL टेक में ट्रेडिशनली 155-160 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वहीं से आके लौटा है। तो पॉसिबल है कि थोड़ा डिप मिले, 1110 भी पॉसिबल है, लेकिन वहां पर फिर भी एक सपोर्ट है साइडवेज जोन, ट्रेंड नहीं, ट्रेंड मिसिंग है। तो 1110, 1112 के आसपास शायद सपोर्ट मिले, लेकिन फिलहाल एक स्लाइड की संभावना है HCL टेक। ओके, अच्छा इस महीने के हश्ता जो 2 स्टॉक्स रहे हैं, एक तो ONGC और एक ऑयल इंडिया, और दोनों के चार्ट लेकर आइए। और एक चीज़ है, जो विंडफॉल टैक्स इस बार काफ़ी अच्छा कम हुआ है, उसका एक क्लियर इम्पैक्ट। और ऑयल इंडिया में तो खास तौर से एक महीने का मूव देखिए, 16% का मूव ऑयल इंडिया में आया। और ONGC का एक बार मूव देखिए, ONGC भी करीब करीब 156 पर, और वहाँ पर भी निचले लेवल से अच्छी रिकवरी। और ये दोनों अच्छे डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स भी हैं क्लियरली। तो एक इनफैक्ट ONGC तो शायद एशिया का बेस्ट डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में से एक है, अगर आप प्योरली सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो। और इवन ऑयल इंडिया का भी मैं देख रहा था कि जो डिविडेंड एक्शन है वो कितना है, तो 10 रुपये उन्होंने दिया था अभी जो एक्स डिविडेंड हुआ था 22 फरवरी को, और उससे पहले नवंबर में 4.5 रुपये का डिविडेंड आया था। सितंबर में इसने 2 डिविडेंड दिए थे, एक 5 रुपये का फाइनल डिविडेंड और एक 5 रुपये के फाइनल डिविडेंड। तो करीब करीब 20 रुपये के करीब डिविडेंड ऑयल इंडिया डिक्लेयर कर चुका था, और वो करीब करीब आपकी 8-9% की यील्ड बनती है। और ONGC पे तो मेरे ख्याल से 12-13% की यील्ड बनती है। तो काफ़ी एक ये भी एक फैक्टर रहा है जो जिसने इन स्टॉक्स को सपोर्ट किया, ऑब्वियसली एक विंडफॉल टैक्स के अलावा। जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन ऑफ कोर्स ऑयल इंडिया अपने नंबर्स के बाद क्या धमाकेदार तेजी दिखाने में कामयाब था। अच्छा, 1-2 और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। वैसे 6 मिनट बचे हैं आज की क्लोज में, जहाँ पर हमने देखा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड क्लोजिंग पर टिका हुआ। एक तो टेक महिंद्रा ऑफ कोर्स आज का टॉप परफॉर्मर रहा है। डीवीज लैब जिसका हम जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले, इस पर एक बाय कॉल भी आया 2879 के आसपास। और नेस्ले के नंबर्स के बाद देखिए करीब 2% तक की तेजी बनती दिखाई दी। अनफॉर्चुनेटली नेस्ले है भारी स्टॉक,
19,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसकी ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी एक अच्छा खासा ट्रेंड। अच्छा, अपोलो हॉस्पिटल्स पर मानस मैं आपकी राय चाहूँगी, क्योंकि अब ये दूसरा दिन है, एक तगड़ा फॉलो थ्रू देखने को मिला नंबर्स के बाद 4640। दिक्कत यही है कि जब भी इस स्टॉक से उम्मीदें जगने लगती हैं तभी वहाँ पर एक क्रैश लैंडिंग करता है। कल और आज की मूव में अब भरोसा बढ़ रहा है या फिर सावधान रहेंगे? देखिए, भरोसा तो कल ही बनने लगा था जब स्टॉक ने एक 44440 के ऊपर के लेवल्स दिखाए थे, और आज भी हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिला है। कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग के साइन नहीं है, इसलिए पोजीशन में बने रहिए। लेकिन ये सही समय है जब आपको स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज कर लेना है, तो स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 4599 पे स्टॉप लॉस रखिए और पोजीशन में बने रहिए। पैटर्न पॉजिटिव है, ऐसा हो सकता है कि शायद आपको 4740 तक के भाव भी अपोलो हॉस्पिटल्स में देखने को मिल जाए। जी, अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी स्क्रीन पे 3.5% ऊपर। अच्छा प्रकाश सर, आपने जो ट्रेड दिया था, ट्रेड एट 2, टाटा स्टील नाउ एट डे हाई 112.15 स्पॉट में फ्यूचर्स रखिएगा स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से जब मैंने प्राइस नोट किया था वो था 108.30 रुपये। सर ये कैरी कर ले या फिर निपटा लें यहीं पर ही? अभी अच्छा मोमेंटम है, निकाल लो ना, पैसा मिलता है। अच्छा, कल प्राइस देखेंगे ना, और एक कॉल दे दूंगा सुबह। एग्जैक्टली इस सुबह एक और कॉल मिल जाएगी। अच्छा मानस, एक ट्रेड देखिएगा अभी, मतलब अब तो कोई लेने का मतलब नहीं होता, बट क्या एक बहुत अच्छे क्लोज की तरफ एस्कॉर्ट्स बढ़ रहा है? आज सारे एवरेजेस के ऊपर एक क्लोज देता हुआ, एक बड़ी फाइट थी इसने ग्राफ लेकिन ड्यूरिंग द डे की, और अब फाइनली इट्स क्लोज अबव 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका टेक? देखिए, क्लोजिंग अच्छा है क्योंकि अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। 200-day मूविंग एवरेज पे करीब 5 दिन पहले सपोर्ट लिया था, कंसोलिडेशन देखने को मिला है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए स्टॉक तैयार हो गया है। तो 2110 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उसके ऊपर तो शायद आपको 2200 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर खरीदारी नहीं की है तो भी अभी भी खरीद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस 2059 का रखना है और एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करनी है। चलिए अब एक काम करते हैं, कॉल्स का क्रम करते हैं खत्म बंद और चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। इट्स 18,020 एंड 41,567 और डे लो की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग अगर आप देखें उस लोवेस्ट चैनल की तरफ आती है 18,000 के आसपास। और बैंक निफ्टी की 41,500, यानी अगर आप कल की भाव कॉपी के मुताबिक देखें, जो दो पुट राइटर्स सबसे बड़े खड़े हुए थे वो था 18,000 और 41,500, उनके आसपास क्लोजिंग आती हुई। और किन किन स्टॉक्स में स्ट्रांग मूव रहा, ये दिन बिलोंग करता है पीआई इंडस्ट्रीज को। इसका इस दौर का यानी करीब 11 जनवरी के बाद का हाईएस्ट क्लोज, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे आएगा HAL। आज डिफेंस स्पेस बहुत स्ट्रांग था, स्टेबल था, ONGC, नवीन फ्लोरिन। और अगर आप इंडस्ट्रीज के लिहाज से देखें तो ये दिन बिलोंग करता है निफ्टी IT को। याद रखिएगा निफ्टी IT का 41,605 का 31,605 का इंट्राडे हाई था। बट अगर इस क्लोज की आप इंपॉर्टेंस देखें, इस क्लोज की इंपॉर्टेंस देखें तो आपने उस 30 नवंबर के हाई को बाइसेक्ट किया डिसाइसिवली। मॉर्निंग में जैसे ही हुआ था मैंने आपको अपडेट किया भी था। और याद रखिएगा इट्स अ क्लोज, मतलब 2 मई 2022 के बाद ये सबसे हाईएस्ट क्लोज है निफ्टी IT का। निफ्टी 18,006, मतलब 18,000 पर लौटता हुआ आपकी स्क्रीन पे, और बैंक निफ्टी 41,541। चलिए अब इस क्लोजिंग को बारीकी से देखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं हर्षदा के पास वॉल पे। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। तो कल पूरे दिन और आज पूरे दिन जो गुब्बारा पूरा फुलाया वो बेयर्स ने नीचे से रस्सी खींच ली और पूरा फुस होता हुआ तो 18,005 पर आज क्लोज। डे लो पर ही देखिए मार्केट जाकर टिकता हुआ, और 3 PM मूव बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हाउएवर मंदी की तरफ या फिर मुनाफा वसूली की तरफ। निफ्टी देखिए 18,002 पर जाकर टिका है। आज हमने 18,152 तक का 34 तक का हाई देखा था। निफ्टी बैंक यहाँ पर दबाव अच्छा खासा बना 200 पॉइंट, और देखते ही देखते वो दरअसल मंदी के ट्रेड्स आना शुरू हुए या फिर मुनाफा वसूली होना शुरू हुई। IT स्टॉक्स जिसका जिक्र वीरू कर रहे थे, वहां पर ऑफकोर्स एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। एक तो कोटक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, ICICI बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कोटक में आप देखिए एकदम फ्लैट, सिर्फ 2 रुपए ऊपर जाकर टिक रहा है, तो खासा दबाव था। 6 रुपए की गिरावट HDFC में। ICICI एक्सिस जैसे स्टॉक्स में भी हमने देखा आधे % तक का दबाव देखने को मिला है। तो स्टॉक स्पेसिफिकली क्रैक्स इतने बड़े नहीं, लेकिन हाँ इंडेक्स में हमने देखा गहरी मार जरूर पड़ी, 170 पॉइंट जो गवा चुके हैं हम। 1-2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज का टॉप परफॉर्मर,
जिस तरह के डील साइन हुए हैं एरो शो के साइडलाइंस पर, आज सभी डिफेंस कंपनियां तेजी में थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 7% ऊपर, BEL लेकर आई है फटाफट से। मजगांव डॉक, कोची शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स आप देखेंगे ना तो उन सब में हमने देखा अच्छी खासी तेजी बनी। इनफैक्ट आज PTC इंडस्ट्रीज जिसने हाल के साथ एक करार किया है वो भी तेजी में था और लार्जली कैश मार्केट का ट्रेड है और वो निजी कंपनी है जहां पर 4.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। लेकर आई है PI इंडस्ट्रीज भी, जहां पर नतीजों के बाद आज कॉन कॉल पर मार्केट ज्यादा रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था और अच्छा खासा कैपेक्स की तैयारी है। एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर आश्वस्त है कंपनी, डबल डिजिट ग्रोथ डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिलेगी। उस सब के चलते स्टॉक आज 8% ऊपर जाकर टिक रहा है। जो नहीं चला उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आज वीकर साइड पर ऑटो कंपनियां थी दबाव में, वहां पर कई सारी पोजीशंस कटती हुई दिखाई दी। मारुति, आपका टाटा मोटर्स, इन सब में मुनाफा वसूली साफ तौर से बनती दिखाई दी है। तो ये कुछ काउंटर्स है जो आधा 1% नीचे जाकर टिक रहे हैं। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जो आपको पूरा पिक्चर साफ तौर से दिखाएगा कि कहां पर तेजी कहां पर मंदी। BPCL टॉप लूजर्स में शामिल, M&M टॉप लूजर्स में शामिल, बजाज फाइनेंस टॉप लूजर्स में शामिल। 1 से 1.5% तक का नुकसान इन काउंटर्स में देखने को मिला। रिलायंस ने आज तेजी के हाथ थोड़े से पीछे खींचे हैं, तेजी में था पूरा दिन, आखिरी 1 घंटे में हमने देखा है पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। लेकिन तेजी वाला ONGC, ये जो विंडफॉल टैक्स में कुछ कटौती हुई है उसका फायदा मिला। आप देखिए टेक महिंद्रा का ट्रेड जो बढ़ा है, TCS में अच्छी खासी तेजी आज के दिन नजर आई और आज ऑफ कोर्स दोपहर में इन्फोसिस में भी खरीदारी थी। टाटा स्टील एक बाय कॉल आपके सामने उभर कर आया था, उसके साथ ही DVs देखिए, अपोलो हॉस्पिटल देखिए, इन सब में खरीदारी के अंश साफ तौर से बने हैं। अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस दोनों में आज तेजी की पोजीशंस टिकी हुई हैं, लेकिन आज का क्लोज मंदी की तरफ तो नहीं आया, हालांकि 18,000 के लेवल्स पर हम जाकर टिके हैं। बहुत ही फ्लैट क्लोज और डे हाई से अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है आज के दिन। निफ्टी बैंक पूरा कंसोलिडेट होकर 99 अंकों की गिरावट पर जाकर टिक रहा है। अब सीधा सौदा में किस तरह के ट्रेड्स आइडेंटिफाई हुए थे, किसमें सबसे ज्यादा पोजीशंस बनी हैं, वो आपके सामने। इंटरग्लोब एविएशन, आशीष ने कहा था कि टूटेगा काउंटर, ब्लॉक डील के चलते तानला प्लेटफॉर्म, रैमको, PTC इंडस्ट्रीज, ये तेजी वाले ट्रेड्स रहे हैं आज। दूसरी तरफ देखिए नीरज ने पिक किया ONGC, फिर प्रेस्टीज, अपोलो हॉस्पिटल्स और BEL, ये कुछ सौदे थे जो आइडेंटिफाई हुए थे आज सुबह में, जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। जैम तो एक्सपायरी के दिन हर्षता दोनों ओर छोर निफ्टी और निफ्टी बैंक के टच हो गए। 41,500 नीचे, 42,000 ऊपर, 18,100 ऊपर, नीचे 18,000। लेकिन कोई बात नहीं, कल से हम लोगों को शुक्रवार का बहुत इंतजार था, है ना। ख्वाहिश शुक्रवार की कल पूरी हो ही जाएगी। कल सुबह जब आएगी तो शुक्रवार लेके आएगी। मुलाकात होगी आप सभी से शुक्रवार को सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में, हर्षता, मेरी, आशीष और नीरज जी की। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।